हाँ, तो बताइए कितने लोगों ने पढ़ा है इस नोट्सों को? नगीना के अलावा और कौन है जिसने पढ़ा है? बताओ रे। इसका मतलब चल क्या रहा है, तुम लोग पढ़ क्या रहे हो फिर आजकल? सर कितने दिन में तैयार कर लिए थे आपने? तो आज के तैयार किए हुए से लिए नोट्स। पुराने हैं? तो भाई ये मतलब मैंने जब कोचिंग मेरा कंप्लीट हो गया 2019, पर हाँ ये तो जो अभी हैंड रिटन जो मिले हैं आपको, ये तो अभी मैंने तैयार करना शुरू किया था सितंबर के महीने में। मैं तो वही तो पूछ रही हूँ कि कितने महीने में, 1 महीने में कि 2 महीने में, 1.5 महीने में, तो कितना? मैं अगर जैसे मैं रेगुलर अगर पूरा टोटल टाइम जोड़ोगे तो 10 दिन का भी काम नहीं था ये। पर वो ये है कि मैं सर कभी बड़ी एक बात है सर, पूरा एक कंसाइज करके इतने पेजेस में लिखना, फिर उसे पूरा इलेबरेट करना। हाँ, तो उसमें तो भाई सारा नोट्स मैं अपने हैंड रिटन लिखा हूँ अभी, तो लगभग लगभग 2 महीने मान के, दो आपके महीने तो क्या ही, सोशल जैसे पीरियड मतलब से भी 1 महीना पढ़ा तो लगा होगा ही है। उसमें। पर 1 महीना मैंने रेगुलर काम नहीं किया है, ये 10-15 दिन का काम है ये। 10-15 दिन का तो है ये काम। चलो ठीक है। अपन मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि ये नोट्स कंप्लीट है। आपका टॉपिक का ऐसा भी कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं होगा जो इसमें छूटा है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3-4 जगह से इसको कंप्लीट किया है। तो ऐसा तो आपको है नहीं, तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ याद रखना। चलो, तो यहाँ तक मैंने उस दिन करवा दिया था आप लोगों को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें देखो मैंने 4-5 डेफिनेशन लिखी है, उसमें से आपको जो भी एक लगे अच्छी उसको बस रट लेना। पर हाँ, डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ना मतलब ये रहता है कि थोड़ा एग्जामिनर जब आप मान के चलो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन का यूज़ करते हो, तो अगर अच्छी लिखोगे तो ऐसे मैं तो नॉर्मली लिख के आया था। मेरे को रटने की आदत होती है नहीं, तो नॉर्मल भाषा में भी लिख सकते हो, परंतु मेरा मानना है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई महात्मा गांधी ने ऐसा कहा नीति शास्त्र के बारे में, तो वो ऐसी अगर डेफिनेशन यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो 3-4 डेफिनेशन मैंने दिया है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे देखो विलियम लिली के अनुसार ये वाला पैटर्न है ना, रवि शाह की कॉपी में मिलेगा। उसने डेफिनेशन मतलब कोई ऑथर के द्वारा, तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा कोई डेफिनेशन मिलती है, तो जैसे बस संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ बोला है भ्रष्टाचार के बारे में, तो वैसी डेफिनेशन अगर आप अपने इंक्लूड कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ याद रखना। या फिर आप नॉर्मल, ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, पर फिर भी अगर आप नॉर्मल भाषा भी रखोगे तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 4-5 नंबर का फ़र्क पड़ता है। परंतु फिर भी अगर आपको चाहिए कि नहीं 130-40 नंबर तक मुझे जाना है, तो फिर ऐसी वाली डेफिनेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे विलियम लिली के अनुसार नीति शास्त्र उन मानकों की व्याख्या प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर हम व्यक्ति के कर्मों के उचित अथवा अनुचित होने का निर्णय देते हैं। अब एक नॉर्मली आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, भाई नीति शास्त्र वह है जहाँ पे अपन उचित और अनुचित का निर्धारण करते हैं, बस। तो वो वाली बात है कि आप कैसी जो है डेफिनेशन यूज़ करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो रटना पड़ेगा। अब देखो ये तो इथिक्स के डेफिनेशन हो गया। अब इथिक्स देखो, इथिक्स के बहुत सारे डायमेंशन होता है, जिसमें अपन डॉक्टर इथिक्स भी देखते हैं, पर्यावरण इथिक्स भी होती है और सामाजिक इथिक्स भी होती है। तो अभी यूपीएससी क्या है ना, जैसे पर्यावरण इथिक्स के बारे में यूपीएससी ने पूछ ही लिया है, और आगे जाके वो किसी भी मतलब इथिक्स का सीधी सी बात है, बस सही और गलत क्या है। जैसे डॉक्टर इथिक्स की अगर बात करें, भाई डॉक्टर का काम जो क्या होता है कि पेशेंट का उसका जान बचाए। परंतु जब वो गलत कहाँ पे करने लग जाते हैं, जब लोगों को सोचो कि उनके जो है अंगों का व्यापार करने लग जाते हैं डॉक्टर, वो गलत है। ठीक है। या फिर फर्जी दवाइयाँ लिखना, ठीक है, फर्जी टेस्ट लिखना, ये गलत है। तो इस आधार पे अपन किसी डॉक्टर का नैतिक और अनैतिक बता सकते हैं। ठीक है। और आज कोई मान के चलो डॉक्टर जो है सेल्फ सर्विस करते हुए लोगों से पैसा भी नहीं ले रहा है, पर लोगों के जो स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा है, तो वो एथिकल डॉक्टर है। तो अब ये कल है ना, एक चीज़ याद रखना, अब ये आजकल नए नए सब्जेक्ट इमर्ज हो रहे हैं भाई। जैसे एआई के बारे में पूछ सकता है आपसे कि एआई अच्छा एआई कौन सा है, बुरा एआई कौन सा है। तो आप आराम से बस उसमें जहाँ पे मानवीय समुदाय के लिए जो चीज़ गलत की जा रही है एआई के द्वारा, जैसे याद करो कि बहुत सारे के फ़ोटो को चेंज करके मतलब अश्लील फ़ोटो डाल दी जा रही है, तो ये एआई का मिसयूज हुआ ना। तो अनैतिक एआई हो गया ये। अनैतिक एआई क्या हो गया, जो स्वाभाविक सी बात है कि जो संबंधों को पुनः जागरण करता हो या लोगों को टेक्नोलॉजी में अच्छा योगदान दे रहा हो।
तो ऐसे जो एग्जाम्पल रहेंगे वो नैतिक उसमें आ जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी आजकल जो इमर्ज हो रहे हैं, बस इसका जो बेसिक जो मेन अगर आप याद रखोगे बेसिक डेफिनेशन, भाई सीधी सी बात है इसका क्या है। तो देखो एक चीज़ याद रखना है, अपने यहाँ पे मेन पॉइंट पकड़ लो, तो वो मैं मेन पॉइंट पकड़ूंगा, बस उससे आगे बढ़ेंगे। उचित और अनुचित का निर्धारण तो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे और इसमें क्या क्या देखा जाता है, नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का, अब ये याद रखना ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं, शायद मैंने इसमें लिखा भी है, अगर आप पढ़ोगे तो नोट्स, नहीं है तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो दो कर्म होते हैं, एक ऐच्छिक कर्म होता है और एक अनैच्छिक कर्म होता है, ठीक है। ऐच्छिक कर्म क्या होता है, जो आप जानबूझकर किया गया है, सचेतन अवस्था में जो आप जो भी कार्य करते हो उसको ऐच्छिक कर्म कहा जाता है। और याद रखना उसी का ही निर्धारण होता है कि वो सही है या गलत है, ठीक। और कुछ होता है ऐच्छिक कार्य, जैसे मान के छींक करना, मतलब होता है ना, आप छींक देते हो तो वो आपका कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है। या सपने में आपने कुछ गलत काम कर दिया, क्योंकि आप उस टाइम तो सोए हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना सपने में चलने की आदत होती है, जैसे मेरे चाचा को थी आदत है, ये चीज़ याद रखना। तो वो अनिच्छिक कर्म हो गया, वो मतलब वो आपका कंट्रोल नहीं है उसमें। तो याद रखना पहली बात, नीति शास्त्र में ऐच्छिक कर्मों का निर्धारण होता है, उचित है या अनुचित है, मतलब ऐच्छिक कर्म जो आपने सचेतन मानवीय अवस्था में किया है। अब एक और चीज़ ध्यान से समझो, ये देखो फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें समझते जाना, केस स्टडी में बहुत जगह काम आएगी ये चीज़ें। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जैसे एक व्यक्ति है जिसने किसी का मान के चलो खून कर दिया, पहली बात याद रखना कि ऐच्छिक कर्म है, उसने मर्डर किया, इसको सज़ा मिलेगी। अब वहीं एक चीज़ याद रखना, एक बच्चे ने मर्डर कर दिया, बहुत छोटा बच्चा है, जैसे यूपी में भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं आजकल बहुत आप देखोगे सोशल मीडिया में, कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के, वो खेल रहे थे, अब मान के चलो एक का धक्का दे दिया, पानी के पुल में गिर गया तो मर गया। अब क्या आप इसको बता पाओगे कि उसको सज़ा मिलेगी? नहीं मिलेगी भाई, उसको पता ही नहीं है ना, वो खेल खेल में सब की बात है कि जाने अनजाने में हुआ ना उससे वो काम, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। आप ये चीज़ समझिए, क्योंकि उस बालक को पता नहीं है कि भाई इसमें डूबने से कोई व्यक्ति मर जाता है। अब 2-3 साल के बच्चों को क्या पता होता है, परंतु मर्डर तो हुआ है। पर याद रखना नीति शास्त्र उसका निर्धारण नहीं करती है। तीसरी चीज़, जो मान के चलो पागल लोग होते हैं, ठीक है, मेडिकली सर्टिफाइड है पागल लोग हैं, और वो लोग अगर मर्डर करते हैं तो उनका भी भाई सबाई से होता है, मेंटली उनका कंट्रोल है ही नहीं, तो आप उनका नीति शास्त्र का निर्धारण नहीं कर सकते। उनके द्वारा जो की गई गतिविधियाँ है उसका भी निर्धारण नहीं कर सकते आप। तो यहाँ सबसे मेन जो चीज़ है, नीति शास्त्र जो बना है वो बना है जो भाई स्वस्थ व्यक्ति है अपने स्वस्थ मन से निर्णय लेता है, और क्या सही है क्या गलत है वो सब कुछ जानता है, सविवेक पे अपना निर्णय लेता है, उसका जो है नीति शास्त्र में निर्धारण होता है। ये चीज़ याद रखना कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, में उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये नीति शास्त्र है। साथ ही निर्धारण के मानदंडों की चर्चा होती है ताकि सुगम मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके, व्यक्तिगत हित व सामाजिक सार्वजनिक हित में सामंजस्य स्थापित हो सके। अब जैसे बहुत बार आपको ऐसे आप रील वील देखते होंगे, अब ध्यान से समझना है चीज़। जैसे मान के चलो इधर से एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10-11 लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब कोई आया क्या ज्वाइन करने? अरे टाइम पे आया करो तुम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे अब आपको पता है कि बचाना सबको चाहिए, पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक ही व्यक्ति को बचा सकते हो। ध्यान से समझना इस बात को। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको पता है कि यहाँ 11 व्यक्ति हैं, 2 है, तो आप यहाँ पे उपयोगितावादी दृष्टिकोण को यूज करोगे, भाई ज़्यादा लोगों का फायदा कहाँ पे है, तो आप इन लोगों को बचाओगे। अब ये चीज़ कहाँ पे काम आती है? ये काम आती है जब आप याद करो कि डिजास्टर मैनेजमेंट जब आप करते हो, जैसे मान के चलो कहीं पे बाढ़ आ गई है, ठीक है। अब एक व्यक्ति है यहाँ पे फंसा है, ठीक है, पर आपको पता है कि उस एक व्यक्ति को बचाने की जगह अगर मैं और व्यक्ति जो है ज़्यादा मान के चलो इस घर में बहुत 15-20 लोग हैं, तो मैं इन लोगों पे ध्यान दूंगा। ये चीज़ याद रखना, ये व्यक्ति मर रहा है वो मुझे पता है, पर याद रखना ये मेरा कार्य अनैतिक नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वाभाविक सी बात है मैं यहाँ पे उचित का निर्धारण कर रहा हूँ। उचित क्या है कि 15-20 लोगों की जान बचाई जाए ना, उचित यही है। फिर एक और अगला केस बनता है, जैसे आजकल ये है इशू, ठीक है, जैसे अगर कोई माँ प्रेग्नेंट होती है ना, तो आजकल जैसे बच्चे की क्या है उसका हेल्थ कैसा है सब कुछ पता लग जाता है, आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है। अब मान के चलो कि वो बच्चा विकलांग है, ठीक है,
अब या बहुत बार ऐसा क्रिटिकल फेज बन जाता है कि बच्चे और माँ में से एक को ही बचाया जा सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे भी आप उपयोगितावादी दृष्टिकोण ही देखोगे। भाई उस बच्चे का तो अभी जीवन आया भी नहीं है, पर इसका जीवन तो बहुमूल्य है ना, तो उसमें माँ को बचाया जाता है। तो ये जो निर्धारण होता है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये अपन इसमें सोचते हैं कि भाई सामाजिक जो सार्वजनिक फ़ायदा किस में है, ठीक है, व्यक्तिगत हित किस में है, किस में नहीं है, इन चीज़ों का बैलेंस लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा डिसीजन लिया जाता है। फिर अगला है मनुष्य के रीति रिवाजों, आदतों या अभ्यासों का विज्ञान है। इसी दृष्टिकोण से परंपरा के अनुकूल कार्यों को नैतिक और उसके प्रतिकूल कार्यों को भी अनैतिक माना जाता है। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। जैसे अब नैतिकता ये नहीं है कि भाई आप जो कर रहे हो वो सही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप बहुत बार ऐसा होता है सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जैसे मान के चलो, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है कि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो, अदर रिलीजन मैरिज करते हो। अब अगर सामाजिक नैतिकता के आधार पर आपको निर्धारण किया जाएगा तो आप क्या कहलाओगे? अनैतिक कहलाओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, जो सामाजिक जो सांस्कृतिक परंपरा थी उसका उल्लंघन किया है। पर वही संविधान के अकॉर्डिंग आपको देखा जाएगा। ध्यान से समझना ये बात। तो संविधान के अनुसार तो आपने कोई नहीं नैतिक काम किया, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना संविधान इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो बहुत बार जब आप केस स्टडी करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये डायलेमा होगा कि समाज के तौर पे तो वो कार्य अनैतिक है, परंतु वही कार्य जब आप संविधान के दृष्टिकोण से करते हो तो वो नैतिक कहलाता है। तो फिर आप वहाँ पे जो चुनोगे, वो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रोग्रेसिव वैल्यू को ही चुनोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई समाज के जो है उसको, कानूनों को चुनोगे। इसीलिए ये याद रखना, इथिक्स इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपको डिसीजन लेने होंगे। एक बार जैसे बहुत बार केस स्टडी आपको मिलेगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, केस स्टडी का अध्ययन करो। आपको इस टाइप की, जैसे मैंने उस दिन भी करवाया था, जैसे दो बार केस स्टडी आई है कि भाई एक व्यक्ति है, मतलब एक चाहे IAS अधिकारी था जो भी था, उसने इंटरकास्ट मैरिज की, पर वो गाँव वालों के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, गाँव की जो सामाजिक परंपरा उसके खिलाफ है, परंतु वो दूसरी ओर जो संवैधानिक नैतिकता उसका तो पालन कर रहा है ना। तो आप कौन सा मूल्यों को चुनोगे वहाँ पे? तो वो आपकी नैतिकता बताती है कि आप कैसे हो, आपकी नैतिकता क्या, आपको और आपकी नैतिकता को जो मार्गदर्शित करने वाले हैं वो चीज़ क्या है। तो आप सभी इस बात किस आधार पे निर्णय लोगे? संविधान के आधार पे निर्णय लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो जब केस स्टडी आप करोगे तो इन चीज़ों का माइंड में होना बहुत जरूरी है आपके। अगला है नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों, तो ये मैंने बताया था, ऐच्छिक कर्म, आचरण और चरित्र का कुछ सिद्धांतों, नियमों, मानकों के आधार पर उचित अनुचित, शुभ अशुभ के संदर्भ में भी मूल्यांकन किया जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे सुबह उठना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये अच्छी बात है, सुबह उठना चाहिए। अरे अगर मान के चलो कि सुबह नहीं उठ रहा जो व्यक्ति, अब आप घर के नियमों के अनुसार देखोगे तो स्वाभाविक सी बात हो, गलत काम है, ठीक है। फिर आप उस चीज़ का निर्धारण करने के लिए आप कौन से स्टैंडर्ड अपना रहे हो कि भाई उसके लिए क्या क्या, तो आप बताओगे भाई सुबह उठने से ये फ़ायदा है, ये है, ये है, ठीक है। उसके आधार पर आप निर्धारण करोगे ना भाई ये चीज़ उचित है, ये अनुचित है, और ये शुभ है या अशुभ है। जैसे आप स्वाभाविक सी बात है मंदिर में जाते हो तो स्वाभाविक बात है नहा धो के जाना चाहिए, ठीक है, तो ये शुभ कहलाता है। अशुभ कार्य जैसे मान के चलो किसी की मौत हो जाती है तो उसमें जो जाते हैं तो उसमें फिर आने के बाद नहाते हैं। अब ये जो मूल्यांकन किया जाता है भाई, ये समाज के आधार पर बटी हुई चीज़ें होती हैं, ठीक है। और डेली लाइफ में अपन जो जीवन जीते हैं, सोशल जीवन जीते हैं, उसमें जो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य को पता होता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो उसके आधार पर जो निर्धारण किया जाता है उसको भी एक तरीके से नीति शास्त्र में उसी में ही काउंट किया जाता है। अगला है वस्तुतः नीति शास्त्र व विज्ञान है जैसे मानव आचरण, व्यवहार या क्रियाकलाप के साथ आदर्शों और मानकों की मीमांसा होती है। जैसे बड़ों के पैर छूना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये चीज़ है ना कि एक स्टैंडर्ड कर दिया गया। बड़ों का सम्मान करने का क्या तरीका, जैसे पैर छूना चाहिए, उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, अब शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। जब इस आधार पे आप बोलते हो देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, अगर जो नहीं पालन कर रहा है देखो कितना उद्दंड बालक है, जिससे मनुष्य का कर्तव्य अकर्तव्य, उसके कर्मों के औचित्य अनुचित्य का निर्णय किया जा सके। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे IAS अधिकारी का क्या कर्तव्य है, अगर उस कर्तव्य का पालन कर रहा है तो वो नैतिक है, अगर नहीं कर रहा है तो समझ बात है करप्शन ले रहा है, ये सब तो वो क्या हो गया, समझ बात अनैतिक हो गया। और जिसके आधार पर अपन निर्धारण कर सकते हैं कि भाई ये नैतिक है अनैतिक है, क्योंकि आचरण का आधार चरित्र है, इसके लिए चरित्र विज्ञान भी कहा जाता है। अब एक अगर आपने इतनी सारी चीज़ें देखी तो होलिस्टिक क्या है, एक भाई एक तो सही गलत क्या होता है ये बताता है अपने को नीति शास्त्र, ठीक है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, ठीक है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपको डेली जीवन में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे
1-2 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर दीपावली पे ऐसे कोई वीडियो डाला था, उसने, उसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी थी, उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब किसी ने रील में आके बोल दिया, मतलब ऐसे वीडियो डाला था उसने, अरे तू तो आईएएस अधिकारी लग ही नहीं रहा है। अब ये चीज़ सोचो यहाँ पे क्या बात है, क्योंकि आईएएस एक रोल मॉडल होते हैं और उनसे एक अपेक्षा की जाती है कि आपका व्यवहार, आपका जो पहनावा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग। आप उस पोस्ट के लिए, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो। जैसे याद रखो कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे छत्तीसगढ़ में गए थे, तो एक आईएएस अधिकारी जो है ब्लैक चश्मा लगा लिया था, तो उसको फिर सस्पेंड किया, उस पर कार्रवाई हुई। कारण क्या है कि भाई सब ऐसी बात है कि आप एक देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हो, तो वहाँ पे आपका जो कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो इन चीज़ों पे डिपेंड होती है। बहुत बार आप ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ याद रखना कि कुछ सामाजिक व्यवहार के नियम ऐसे होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है। अगर आप उन व्यवहारों का पालन नहीं करते हो तो स्वाभाविक सी बात है, चाहे आप आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। जैसे मान के चलो कि एक बार जैसे प्रधानमंत्री मोदी है, मान के चलो, अभी चाहे वो प्रधानमंत्री है, परंतु अपनी माँ के पास जाएगा तो उसके पैर छुएगा, स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि ये शिष्टाचार के नियम है। अरे जो ये बेसिक चीज़ें होती है, वो आपका ऐसा नहीं कि भाई कोई पद है तो आप उस कारण से वो चीज़ें, अब नहीं अब तो मैं शहंशाह बन गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक व्यक्ति से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे व्यवहार करे जो समाज के लिए उचित हो। और स्वाभाविक सी बात है, और एक चीज़ याद रखें, जो इस पद पे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अच्छा सदव्यवहार करे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बहुत बार आप देखते हो पुलिस वाले कुछ भी गाली गलौज करते रहते हैं, गलत है, क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो, और एक चीज़ याद रखना, एक सामान्य व्यक्ति अगर गाली गलौज कर रहा है और एक पुलिस वाला भी गाली गलौज कर रहा है, तो ज़्यादा अपराधी, ज़्यादा अनैतिक जो है ना पुलिस वाला होगा, क्योंकि वो वर्दी जो है उसकी एक दायित्व है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए अगर आप जब जैसे देखना आजकल जो केस स्टडी आ रही है वो इस तरीके की भी आ रही है। एक आपका व्यक्तिगत जीवन है और एक सार्वजनिक जीवन है। आप याद रखना कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपका व्यक्तिगत जीवन जो है सार्वजनिक जीवन को प्रभावित ना करे और सार्वजनिक जीवन आपको व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित ना करे। बहुत बार ये होगा कि आपको यहाँ पे भी आदर्शों का पालन करना, तो व्यक्तिगत जीवन में भी आदर्शों का पालन करना होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, राजस्थान के 1-2 आईपीएस थे, उन्होंने वो शराब पीने गए, तो शायद शराब वराब नहीं मिली तो ढाबे पे, वो ढाबे के लोगों मारने लग गए। अब एक तरीके से देखा जाए तो कोई स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल उनका व्यक्तिगत जीवन था वो, परंतु ऐसा नहीं है। आपका व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक जीवन से है, प्रभावित होता है। आप एक आईपीएस अधिकारी पोस्ट पे हो, आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में आपको कुछ नैतिकताओं का पालन करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप पोस्ट पे हो तभी करो। अगली बात है भाई, रीति रिवाज, प्रचलन या सामाजिक परंपराओं का विकास मनुष्य के सामाजिक जीवन के विकास के साथ साथ हुआ है। और ये इसीलिए अपन रीति रिवाजों को पालन करते हैं, क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, सोशल कंट्रोल है ना, समाज को तभी बना रहता है जब अपनी परंपराओं का पालन करते हैं। जैसे माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, भाई बहन में प्रेम होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए, ठीक है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने चाहिए। अब ये सामाजिक परंपराएं हैं, अगर अपन इसका फॉलो नहीं करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज में अव्यवस्था आ जाएगी, और जब अव्यवस्था आ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी ना ये चीज़। जैसे भाई एक पतिवर्ती महिला से ये अपेक्षा की जाती है कि वो स्वाभाविक सी बात है अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहे, या फिर पनी ये याद रखना कि पति की भी जिम्मेदारी होती है। तो अब ये चीज़ें हैं, अगर सोचो कि आजकल जैसे है फिर वो चीज़ें चलेगी समाज पे, जब एक दूसरे का जब सम्मान नहीं करोगे तो तलाक होंगे, तो इससे सामाजिक अव्यवस्था फैलती है। तो ये वही चीज़ है कि इसीलिए अपने को सामाजिक परंपराएं उनका पालन करना चाहिए, पर हाँ उसका भी निर्धारण होना चाहिए कि वो सामाजिक परंपराएं उचित है या अनुचित। जैसे सती प्रथा है, उसका क्यों पालन करेंगे अपन, वो तो गलत है ना। पर हाँ कुछ सामाजिक परंपराएं हैं, जैसे भाई माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, हाँ ये नैतिक जिम्मेदारी है, करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। तो वो चीज़ों को निर्धारण भी करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि अपन आँख मूंद के कोई भी चीज़ अपना नहीं लेते हैं। जब मनुष्य ने परस्पर सहयोग से समाज का निर्माण किया और समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास शुरू किए, तभी से कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो उसकी तथा दूसरे मनुष्यों की इच्छाओं, रुचियों, आकांक्षाओं, उद्देश्य तथा स्वार्थों में होने वाले संघर्षों को कम या समाप्त कर सके, तथा जिसका पालन करके वह दूसरों के साथ साथ सुख, शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सोचो कि जब पहली बार मानव इस यहाँ पे आया, रहने आया इस धरातल पे, तो सोचो धीरे धीरे वो लोग मान के चलो पहले शिकार करते थे, अब धीरे धीरे सबको एक जिम्मेदारी दी गई कि भाई जो वयस्क लोग, मतलब जो युवा लोग हैं वो बाहर शिकार करने जाएंगे, जो वृद्ध लोग हैं वो घर पे लोगों को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, महिलाओं को जिम्मेदारी दे दी गई।
ठीक है। फिर धीरे धीरे भाई शादी के संबंध, किसका बच्चा है, इसका निर्धारण कैसा हो, इसके लिए फिर विवाह संस्था का निर्माण हुआ। अब अगर आप ये सारा सोशल ढांचा समझोगे तो ये जरूरत क्यों थी उस समय समाज को व्यवस्थित रूप से, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए फिर धीरे धीरे भाई पंचायतें बनने लगी, पंच बनने लगे लोगों निर्णय लेने के लिए, फिर धीरे धीरे पुलिस सिस्टम, ये सारी चीज़ें बनी ना, धीरे धीरे बनी। और ये बन क्यों रही है आप ये चीज़ समझो ना, ये ताकि संघर्ष ना हो और ताकि और दूसरा एक दूसरे का सहयोग देते हुए लोग आगे बढ़े। इसीलिए पे निर्धारण कर दिया गया भाई ये गलत है, ये इसीलिए आप जो मनु संहिता ये जब सारे ग्रंथ पढ़ोगे या गीता में आप पढ़ोगे क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उन जो चीज़ों को अपन जैसे रामायण में अपने को सीखने मिलता है, जितने धर्म मतलब धर्मशास्त्र हैं, चाहे कुरान देख लो कुछ भी है, उसमें क्या ही सिखाया जाता है भाई आपको ये नहीं करना, ये गलत है, ये पाप का रास्ता है, ये पुण्य का रास्ता है। तो ये जो चीज़ें ये इथिक्स ही तो है जो अपन आपको जो बस वो है वो धार्मिक इथिक्स है। कालांतर में धीरे धीरे इन्हीं नियमों ने सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों का रूप ग्रहण कर लिया। याद रखना जब कोई नियम बहुत लंबे टाइम तक सोसाइटी में चलता है तो याद रखना सामाजिक परंपराएं रीति रिवाज बन जाता है। कैसे, जैसे शादी का नियम बना ना पहले कि हाँ आपको एक ही स्त्री के साथ शादी करनी है और आप उसके बच्चों का देखभाल आप वो करोगे। और आज एक देखो विवाह एक सिस्टम बन गया पूरा, उसकी एक विधि है, सब कुछ प्रोसेस है, सारी चीज़ें बन गई है, तो वो परंपरा बन गई है जिनका पालन समाज के सदस्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक समझा जाने लगा। वस्तुतः इन सामाजिक परंपराओं, रूढ़ियों और अथवा रीति रिवाजों से जिस शास्त्र का या विज्ञान का विकास हुआ उसे आज हम नीति शास्त्र का नैतिक दर्शन कहते हैं। अब जैसे याद रखना है हर चीज़ का होता है, विवाह की भी नैतिकता होती है। जैसे मैंने बताया कि भाई स्त्री का भी योगदान होना चाहिए कि वो पर पुरुष के प्रति भाई वो वैसी निष्ठा नहीं दिखाए, तो वहीं पुरुष की भी बनती है। अब घरेलू भी होती है, जैसे माता पिता की भी नैतिकता होती है कि अपने बच्चों को अच्छे आचरण सिखाए, ठीक है, अच्छी इनकम से जो है आय करना अर्जित करना सीखे। परंतु याद रखना कि ये इथिक्स सब कोई सिखाता नहीं है। पहले क्या होता था कि भाई धार्मिक जो चीज़ें थी वो चीज़ें चलती थी। अब जैसे अगर आप बहुत सारे शास्त्र अगर आप पढ़ोगे ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको, जैसे है ना, जैसे पिता का एक धर्म होता है, सबसे पहला पिता का धर्म होता है, ध्यान से समझना कि जो भी वो आजीविका कर रहा है, ये चीज़ ध्यान समझना, आजीविका का अर्जन जो कर रहा है उसमें वो नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए वो। जैसे किसी का मर्डर करके तुम परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, गलत है, ठीक है। पर आजकल तो देखो ना लोग हर तरीके की हर चीज़ें कर रहे हैं, पैसा बस पैसा आना चाहिए तो इसीलिए जो सामाजिक जो मूल्यों के साथ स्वाभाविक सी बात है अपन या नैतिकता का अपन पालन नहीं करते हैं तो समाज में अनैतिकता का प्रसार होता है। जो आप ये देखते हो ना कि भाई समाज में बुराई क्यों है, उसका मेन कारण ये है कि जो भी जिस व्यक्ति की नैतिकता है, जैसे भाई पिता की नैतिकता होती है, माता की नैतिकता होती है, एक पति पत्नी की नैतिकता होती है, बच्चों की नैतिकता होती है, वैसे एक समाज की नैतिकता होती है, राजा की नैतिकता होती है। जब इन नैतिकताओं का पालन नहीं किया जाता है तब इसीलिए अनैतिकता का प्रचार होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए ये समाज में जो भी चीज़ें गलत नज़र आती है ना उसका कारण यही है। जैसे स्वाभाविक सी बात है कि एक पिता, स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना कि जैसे अब यहाँ पे मॉरल स्टोरी आपको याद रखनी है। जैसे मान के चलो आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि के बारे में, शायद वाल्मीकि की स्टोरी है वो। वाल्मीकि पहले बहुत बड़ा डाकू था, ठीक है। तो वो क्या करता था, रास्ते में आने वाले लोगों को लूट के अपने परिवार का खर्चा चलाता था वो। तो उसके बीवी उसके माँ बाप सब खुश थे। तो एक दिन उसको साधु में मतलब ऐसे साधु आया, तो साधु मिला उसको, तो साधु मिल उसको लूटने के उसके पास कुछ था ही नहीं। तो वो बोला नहीं मैं तो आज तुम्हें लूटूंगा। तो वो बोला कि देखो मेरे पास तो है कि नहीं कुछ, चलो फिर भी मैं तुम्हें है ना, अगर तो तुम जो कार्य सही कर रहे हो तो फिर भी अगर मैं तुम्हें ये चीज़ को बोलूँगा कि तुम ये चीज़ करो, एक बार जाके तुम अपने घर पे बताओ कि मैं ये कार्य करके तुम लोगों का मतलब भरण पोषण कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारा कार्य सही है। तो बोला कि मैं सही तो कर रहा हूँ, मैं एक अपना मतलब पति की भूमिका भी निभा रहा हूँ, एक बेटे की भूमिका भी निभा रहा हूँ, सब कुछ तो बढ़िया निभा रहा हूँ। तो फिर अपनी पत्नी के पास जाता है, हाँ मतलब उसको ये बोलता है कि तुम पाप के भागीदार देखना तुम्हारे घर वाले बनते हैं नहीं बनते हैं। उसको पत्नी को बताया कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। अब स्वाभाविक सी बात है इससे घर का सबका इनकम चलता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपका भी इसमें मेरा जो मुझे जो भी पाप मिलेगा उसका योगदान तुम लोगी नहीं लोगी। वो बोले मैं क्यों लूँगी जो तुम कार्य कर रहे हो तुम भुगतो उस चीज़ को लेके। फिर अपने माता पिता से पूछता है वो, तो माता पिता भी यही जवाब देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि आप जो भी कर्म करते हो, अगर स्वाभाविक सी बात है उन कर्मों का अगर वो उचित है तो आपको पुण्य मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका पाप के भागी भी आप ही होगे। आप ऐसे नहीं कि भाई आपका परिवार भागी होगा ये चीज़, तो फिर वो बाद में फिर वो इसीलिए बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मॉरल स्टोरी आपको याद रहनी है
जैसे एक और मैं मॉरल स्टोरी यहाँ पे बताता हूँ। इथिक्स में देखो, जितना आप मॉरल स्टोरी याद रखोगे, उतना कोड करोगे ना, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको यही डालना है। जैसे भाई मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि समाज में अच्छाई बुराई क्यों है। अब एक ऐसे साधु था, एक वो ऐसे एक गाँव में जाता है, ठीक है, तो 2 गाँव थे मतलब। तो एक गाँव था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, मतलब वहाँ सब लोग सज्जन थे, सब नैतिकता का पालन करते थे। अरे एक गाँव था जो मतलब बहुत ख़राब लोग थे, दुराचारी लोग थे। तो वो जो साधु है दोनों गाँव में जाता है। तो पहले जब गाँव में गया तो वहाँ पे उन्होंने खूब उनकी सेवा हुई, सबको जो लोग उनके जब वो मतलब कि प्रवचन दे रहे थे सब लोग सुना। तो उसने गाँव वालों को बोला कि आप लोग है ना यहाँ से सब छोड़ छाड़ के सब चले जाओ, दूसरी जगह जाके फैल जाओ। तो गाँव वालों को समझ में नहीं आया ये बात क्यों बोला। फिर उसके बाद वो दूसरे गाँव गया तो दूसरे गाँव को बोला कि आप यहीं पे रहो और आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। तो फिर उसके शिष्य ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, कि जो अच्छे लोग थे उनको तो बोला कि आप दूर दूर चले जाओ, बिखर जाओ, और जो ये बुरे लोग हैं इनको बोला कि आप यहीं पे रहो। तो उसका उन्होंने बोला, उसका जो साधु था जो उसने बोला गुरु ने कि इसका कारण ये है कि जो बुरे लोग हैं वो एक ही जगह रहेंगे तो सबाई की बात, तो बुराई वहीं तक सीमित रहेगी। परंतु सोचो अगर वो बुरे लोग सब जगह फैल जाएंगे तो बुराई फैल जाएगी। पर वही दूसरी बात, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग सब एक सी बात है एक जगह रहेंगे तो वो अच्छाई वहीं तक सीमित हो जाएगी ना। इसलिए अच्छाई को फैलाना जरूरी होता है, तो अच्छाई को सब जगह लेके जाओ। इसलिए उसने गांव वालों को बोला कि सब लोग घर छोड़ के दूसरी जगह जाओ। उससे क्या होगा कि वो अपने जैसे लोगों को अच्छा लोग बनाएंगे और वो अच्छी संस्कृति का पालन करेंगे या अच्छे विचारों को बढ़ावा देंगे। इसीलिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, जीवन में इथिक्स पढ़ना या जीवन का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इथिक्स आपके पास अगर मान के चलो बहुत अच्छे विचार हैं तो आप उनको अपने आप तक सीमित मत रखो, उसको फैलाओ। ये आपके एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, आपके अंदर कोई बुराई है, देखो हर इंसान के अंदर बुराई और अच्छाई होती है। कभी भी निर्धारण इस आधार पे नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के 2 बुराइयां हैं तो बस आप उसी का अकॉर्डिंग निर्धारण करो। उसकी जो अच्छाई है आप उससे वो लो ना। तो वैसे एक व्यक्ति को अपनी अच्छाई है ना वो उसका प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात, जो बुराई है वो अपने तक सीमित रखना चाहिए। जैसे मान के चलो मैं शराबी हूँ, ठीक है, तो मैं शराब पीऊँगा, ठीक है, वो मेरे लिए हानिकारक मुझे पता है, परंतु मैं कभी भी इसको चीज़ को बढ़ावा नहीं दूंगा कि हाँ तुम भी पियो मैं भी पीता हूँ, वो गलत है। पर मान के चलो मेरी कोई अच्छाई है तो मैं उस अच्छाई का प्रचार करूंगा, हाँ कि देखो आपको भी ये करना चाहिए, मैं भी अपने जीवन में पालन करता हूँ। तो ये चीज़, इसका मतलब ये होता है कि नैतिकता, अगर मान के चलो जो आप नैतिक कार्य करते हो उन नैतिक कार्यों को आपको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात, जो अनैतिक कार्य हैं चाहे वो आपके द्वारा किया गया हो या किसी के द्वारा भी किया गया हो। हाँ बोलो। तो शराब पीना सर अनैतिक और नैतिक में क्या हो गए? शराब पीना देखो शराब पीना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक आप व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है आपके लिए अनैतिक कार्य हो, परंतु वो ज़्यादा खतरनाक कब हो जाएगा जब आप समाज में ये फैला रहे हो कि शराब पियो। समझ में आया? तो वो ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप व्यक्तिगत जीवन में आप कर रहे हो तो वो कोई ठीक है, आप अपने जीवन में, पर हाँ फिर मैं बार बता रहा हूँ, आप शराब पी के अगर मान के चलो आपके परिवारजनों को आप कष्ट पहुँचा रहे हो, ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर रहे हो तो वो गलत है। पर हाँ अगर आप शराब पी के अपना सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। देखो बात हमेशा याद रखना, नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारण जो परिणामों के आधार पे होता है। जैसे मानी चलो मैं शराब पी के मैं सो जा रहा हूँ तो कोई उसमें क्या गलत है, कुछ ही गलत नहीं है। पर मैं शराब पी के घर वालों को मारपीट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं शराब पी के, हाँ ये भी याद रखना, जब मैं शराब पी रहा हूँ और उसके कारण जो धन है जो मान लो मैंने शराब पीने में व्यर्थ कर दिया, उस धन से मान के चलो कि किसी का शिक्षा का मतलब बच्चे की शिक्षा देनी थी या घर परिवार में कुछ और किसी को दवाई दिलानी थी, अगर मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ आपको निर्धारण, देखो ये बहुत महीन लाइन होती है नैतिक और अनैतिक में। एक चीज़ याद रखना, जैसे मान के चलो मैं शराब पी रहा हूँ और उसका प्रभाव कुछ किसी पे नहीं पड़ रहा, मतलब मैं इतना कम पैसे के पी रहा हूँ या जो भी है, या मेरी आय इतनी है उससे मेरे घर के परिवार की आर्थिक स्थिति या किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं है, या मैं किसी के साथ मारपीट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं अच्छी। तो ये याद रखना यहाँ पे नैतिक नहीं होगा। तो ये अपन पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि 2 ही चीज़ें होती है नैतिक और अनैतिक। कुछ चीज़ें अनैतिक मतलब ऐसी होती है न्यूट्रल होती है, जैसे मैं शराब पी के सो जा रहा हूँ और इस शराब पीने से किसी को प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वह तो न नैतिक है न ही अनैतिक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे बस यही सीखने का मतलब है, जैसे कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो ब्यूरोक्रेट को हमेशा मैसेज देना होता है और वो हमेशा अच्छाई को लीड करने वाला होना चाहिए, ना कि बुराई को फैलाने वाला नहीं। वर्तमान में नीति शास्त्र केवल रीति रिवाजों एवं परंपरा तक सीमित नहीं है,
अब देखो स्वाभाविक सी बात है, पहले तो यहीं तक सीमित था, आजकल हर जगह एथिक्स है। आपकी वर्किंग एथिक्स भी अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। कार्य की भी नैतिकता होती है, आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कल आईएएस बनोगे तभी, नहीं, कल आप बिजनेस कर रहे हो उसकी भी नैतिकता होती है। जैसे एक दूध बेचने वाला, अब एक चीज़ याद रखना, इसका भी मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो 1 किलो शुद्ध दूध है, अब स्वाभाविक सी बात है अगर वो 1 किलो शुद्ध दूध बेच रहा है तो स्वाभाविक सी बात उसको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। अब वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, 1 किलो दूध है वो प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है। अब देखो 100 ml मान के चलो, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मान्य है, अगर आप इथिक्स पढ़ोगे ना, मतलब जैसे धार्मिक इथिक्स में भी दिया गया, इतना कर सकते हो। पर सोचो कि आप 1 लीटर में 500 ml मिलाने लगो तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये बहुत गलत है। क्यों? स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो लेने वाला व्यक्ति है वो स्वाभाविक सी बात है भाई दूध के पॉजिटिव फायदे के लिए तो ले रहा है ना, दूध पी रहा है कि मेरे बच्चों को थोड़ा, अब ये स्वाभाविक बात है पानी पी रहे हैं तो ये नुकसान हो जाएगा ना। पर हाँ, अगर मान के चलो 100 ml या 50 ml अगर अपन मिलाते हैं तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ तक वैलिड है। पर याद रखना कि आप 500 ml अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए चीज़ें अगर करते जाते हो तो वो बहुत गलत हो जाता है, तो वो फिर अनैतिक है। जैसे एक डॉक्टर अपनी जीविका आजीविका जीवन जीने के लिए स्वाभाविक सी बात है कुछ फीस ले सकता है, परंतु अगर वो फीस के नाम पर अगर लोगों को लूट रहा है तो वो फिर अनैतिक हो जाएगा। तो ये भी याद रखना कि बहुत बार आपको लगे साधु नहीं बनना है मतलब देखो यही तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आप आईएएस अधिकारी बनोगे तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कुछ है, एक कलेक्टर था शायद वो राजस्थान का है किसका है, उसे 1 रुपये लेता है वो, कि वो खुद उसका परिवार बहुत पैसे वाला है, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ये करने लगो दिखावटी रूप से, नहीं भाई, स्वाभाविक बात आपकी जो आवश्यकता है उसकी तो पूर्ति करोगे ना आप, तो आवश्यकता पूर्ति करना कोई गलत बात तो नहीं होती है, परंतु हाँ आवश्यकताओं को आप जानबूझ के बढ़ा दो। आज आपका मान के चलो 10,000 का खर्चा है, आप फिर बोलो मेरा तो 10 लाख रुपये मंथली खर्चा है, तो स्वाभाविक बात है मुझे सैलरी तो 1 लाख ही मिल रही है तो मैं 9 लाख का तो करप्शन करूँगा, वो गलत हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ के फिर वो दिखाओगे तो वो नहीं, आपकी बेसिक नीड आपकी पूरी होनी चाहिए, आपका खाना पीना रहना ये सब कुछ चीज़ें अच्छे हैं तो स्वाभाविक सी बात आप उसके अकॉर्डिंग जीवन जीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। परंपराओं का निर्माण वहीं तक होना चाहिए जहां तक वह मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सामाजिक राजनीतिक आदर्शों के विपरीत ना हो। अब देखो ये चीज़ है, परंपराएं सही है गलत है इसके निर्धारण किस आधार पर करेंगे, अपन आधार करेंगे संविधान की नैतिकता के आधार पर। संविधान क्या सिखाता है? मानवता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय के सामाजिक राजनीतिक आदर्शों के विपरीत नहीं होना चाहिए। जैसे एक घर में सोचो कि एक महिला को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उसको बाहर नहीं भेजा जाता, ठीक, एक पुरुष को भेजा जा रहा है, अब ये गलत है ना, ये समानता का उल्लंघन हो गया। और आप ये चीज़ देखना हर घर परिवार में आपको इस तरीके की अनैतिकता देखने को मिलेगी, हर समाज में मिलेगी, चाहे कितना भी आप अपने व्यक्ति अपने आप को कितना भी कुछ भी बोले, पर ये देखो असमानता हो गई ना। जब असमानता स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, एक महिला या जो स्वाभाविक सी बात है कुछ मान के चलो कोई ड्रेस पहनना चाह रही है तो उसका स्वाभाविक सी बात है उसकी स्वतंत्रता पर उल्लंघन लगा दिया जाता है कि नहीं आपको यही पहनना है, तो ये क्या है? ये भी तो गलत है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि बहुत बार ऐसा होगा कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है इनके बीच में विरोधाभास होगा। जैसे समाज की नैतिकता क्या कहती है, भाई नहीं महिलाओं को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो भड़काऊ ना हो, ठीक है, परंतु वहीं जो है स्वाभाविक बात है अपने को जो पॉलिटिकल राइट है, फंडामेंटल राइट, वो क्या बोलते हैं भाई आप स्वतंत्र जीवन हो, आप किस तरीके से भी रहना सकते हो। फिर वहाँ पे जो है बात आती है कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो ऐसा भी नहीं कि नग्न आप होके घूमने लगो, वो भी गलत है ना। पर हाँ, आपको ऐसा भी नहीं है कि आप समाज की जो स्वाभाविक सी बात है समाज के कानूनों का पालन करने के लिए आप अपने स्वतंत्र जीवन भी आप जीना छोड़ दो, तो वो भी गलत है ना। तो इन चीज़ों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप व्यवस्थित समाज का संचालन तभी कर पाओगे जब आप, एक तो है जो बिल्कुल आज़ादी नहीं देना चाहते और एक है बहुत आज़ादी है, नहीं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, तभी जाके आज़ादी। ऐसा नहीं कि वो बोलते हैं ना स्वच्छंदता नहीं आनी चाहिए उसमें, पर हाँ ये भी है कि किसी दूसरों के अधिकारों का शोषण भी नहीं होना चाहिए। अब नीति शास्त्र के अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न समस्याओं को नैतिक समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आज नीति शास्त्र का क्षेत्र व्यक्ति, समाज, शासन, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों समाधानों तक विस्तारित हो चुका है। तो जो अपन टॉपिक नंबर 7 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे अपन पढ़ेंगे जैसे अमेरिका, अभी देखो ध्यान से समझना, अमेरिका जैसे अभी कर रहा है, क्या कर रहा है कि वो रशिया से भारत पे पेट्रोल खरीदने पे रोक लगा रहा है,
और वो खुद लोग है ना, वो बहुत सारा व्यापार कर रहे हैं रशिया के साथ, तो ये तो बहुत गलत हो गया ना। तुम खुद भाई नैतिक बनाने के लिए बोल रहे हो कि हाँ कि युद्ध में जो है वो इस पैसों का यूज कर रहा है तो इसलिए अनैतिक है, भारत को वहाँ से तेल नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, अगर जो तुम खरीद रहे हो वो, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? तो ये याद रखना, वहाँ पे जब अपन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7 में बहुत बार ऐसा मिलेगा आपको कि वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी फंडिंग होती है, जैसे याद रखना बहुत सारी एनजीओ के द्वारा जो भारत में फंडिंग कराई जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि भारत की जो विकासात्मक गतिविधियाँ उनको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कराई जाती है। आपको बहुत बार तो लगेगा कि भाई फंडिंग कर रहे हैं तो क्या गलत है। जैसे बहुत सारे जो धार्मिक संगठन होते हैं उनके पास भी यही चीज़ होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई धार्मिक संगठनों को पैसा धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए तो आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। बहुत बार वो भारत की विकासात्मक गतिविधियाँ उनको प्रभावित करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे याद करो जब ये 2019 में जो कानून आया था नागरिकता वाला, तो याद करो यहाँ शाहीन बाग था, वहाँ पे जो है लोगों को समय के बाद पैसे मिल रहे थे। सब बता रहे, देखो कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो बाहर से पैसे आते हैं तभी कोई व्यक्ति वहाँ पे बैठा रह सकता है। ये सोचो जो दैनिक दिनचर्या वाले व्यक्ति समय बात कैसे बैठे रह सकते हैं वहाँ पे, तो वो होता है, परंतु किस उद्देश्य के लिए हो रहा है। बहुत बार इन चीज़ों के पीछे बहुत गलत उद्देश्य भी छिपे रहते हैं। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना कि नैतिकता ऐसा नहीं कि भाई हर जो पैसा दिया जाता है वो हमेशा नैतिक ही होता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार गलत कार्य के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। नीति शास्त्र में सामान्य मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन होता है, अनैच्छिक का मूल्यांकन नहीं होता। तो मैंने बता ही दिया था बात। जैसे मान के चलो कोई छोटा बच्चा है या मान के चलो कि मानसिक रूप से अपंग कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उनका नहीं होता है, ठीक है। तो आप देखो ऐच्छिक कर्म क्या होता है वो मैंने बता ही दिया था। सचेतन क्रिया, अच्छी क्रिया दान देना, अभ्यास जन अच्छी क्रिया गाली देना, ठीक है। हाँ, आप जैसे बहुत बार रिपीटिव काम करते रहते हो तो वो समझ वो गाली देना गलत है। जिन्हें विवेकशील करता जानबूझकर सोच समझकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है तो वो अच्छी कर्म कहलाते हैं। अनैच्छिक कर्म जैसे छींकना हो गया, सांस लेना, छोटे बच्चे, पागल एवं पशु आदि का नैतिक मूल्यांकन नहीं होता क्योंकि वहाँ संकल्प स्वतंत्रता का अभाव होता है। जैसे हाँ, ये चीज़ भी याद रखना, जैसे कुत्ते किसी को काट देते हैं, अब तुम कुत्ते को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, भाई उनको नहीं पता होता ना कि चीज़ को काटने से क्या है। पर हाँ कि पुरुष मान के चलो किसी व्यक्ति ने उस कुत्ते को मारा, फिर उसके बदले वो काटा गया, तो वो जो व्यक्ति है वो अनैतिक जरूर हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि उसने कुछ क्रिया की है पहले, उसको पता है जानबूझ के फिर वो क्रिया करे, फिर उसका तो परिणाम मिलेगा ना उसको। तो ये चीज़ याद रखना। नीति शास्त्र एक नियामक विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान है। मतलब देखो नियामक विज्ञान मतलब जो कंट्रोल करता है भाई अपने को, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये कंट्रोल हो गया ना भाई। हाँ, इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो ये क्या कंट्रोल हो गया। दूसरी बात आदर्श होते हैं भाई, हाँ ये समाज के आदर्श है और हमेशा हमें इनकी तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भाई हमेशा जीवन में सत्यनिष्ठा आनी चाहिए, हमें करप्शन नहीं करना चाहिए, ईमानदार बने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये नीति शास्त्र यही तो चीज़ सिखाती है अपने को। इसके उद्देश्य क्या क्या है, किन नियमों, आदर्शों, सिद्धांतों या मानदंडों के आधार पर हम किसी के किए गए कर्म को शुभ अशुभ या उचित अनुचित कहेंगे। तो ये बताता है कि भाई क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। नीति शास्त्र में मानव जीवन की नैतिक समस्याओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित, सुसंगठित, निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से विवेचन का प्रयास किया जाता है। हाँ, देखिए हमेशा याद रखना कि ऐसे नहीं होती नैतिकता कि आज मान के चलो युवराज के लिए अलग नैतिकता है और कल नगीना के लिए अलग नैतिकता हो जाएगी, नहीं। और नई नैतिकता याद रखना धर्म के आधार पर चेंज होती है। अब ये तो क्या है, देखो वो पर्सनल हो गया ना कि हाँ सबका धर्म की नैतिकता अलग अलग होती है, पर जो संविधान की जो नैतिकता होगी वो तो सबको बराबर देखेगा ना। वो ऐसे नहीं भेदभाव करेगा कि हाँ भाई मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, तो उनके लिए अलग कानून उस आधार पर। जैसे जो सबसे बड़ा याद रखना, जो ट्रिपल तलाक जो हटाया गया उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था भाई अनैतिक है ना, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, सब एक सी बात है। अब इसमें धर्म का कानून मत लाओ कि हाँ जो मुल्ले लोग हैं उन्होंने उनका सपोर्ट वो नहीं चाह रहे हैं, वो नहीं होगा। यहाँ संविधान की नैतिकता देखी जाएगी। भाई संविधान महिलाओं के संरक्षण है उसको बढ़ावा देता है, खत्म बात। अब ये किसी धर्म के आधार पर गलत हो सही हो उसका निर्धारण नहीं होगा। जैसे इसीलिए ना कॉमन सिविल कोड की क्यों जरूरत है, अब ध्यान से समझना। जैसे अभी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है ना, एक व्यक्ति जो है अपनी जीवित अवस्था में अपनी एक पत्नी से अलावा दूसरी शादी नहीं कर सकता। अब ये देखो कानूनी रूप से गलत, अगर वो दूसरी शादी करता कानूनी रूप से गलत है। पर वहीं जो मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्ति वो 3-3 4-4 शादियाँ करते हैं, अब ये गलत है। मतलब उनके धर्म के अनुसार तो सही है, पर संविधान की नैतिकता अगर देखोगे तो उसके अनुसार तो गलत है ना। तो वही चीज़ है ना कि ये दोहरा मापदंड जो है ये फिर ये पॉलिटिकल है, पर याद रखना कि ये चीज़ें गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए एक जैसा होता है। तो वहाँ पे नैतिकता वही कार्य करती है कि नैतिकता सबको समान स्तर से देखती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग नियम हो जाएंगे, नैतिकता अलग अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मानो कि अच्छी क्रियाओं के आधार पर आचरण का निर्णय होता है, भाई उसने कौन से कार्य किए हैं उसके आधार पर आचरण को उसका कैसा है, कौन कर्म उचित है कौन कर्म अनुचित है, इसका भी निर्धारण करता है। नीति शास्त्र का मुख्य विषय नैतिक मानदंड है। नैतिक सिद्धांत आचरण के नियम या जीवन के वास्तविक आदर्श की पहचान है, उसकी स्थापना करें, निर्धारण करना कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों को अच्छे कार्यों के लिए तरफ आकर्षित करता है नीति शास्त्र, ठीक है। दूसरी बात, समाज का किस में भला है। एक चीज़ याद रखना, हमेशा अनैतिक समाज से है ना कुछ ही लोगों को फायदा होगा, कभी भी समाज को फायदा नहीं हो सकता। जैसे बहुत बार आपको लगेगा कि आप अनैतिक मार्ग पे जा रहे हो, उसके फायदे तो हैं, पर तो याद रखना कि वो आखिरी में जाके आपके लिए ही परिणामदायक मतलब नकारात्मक साबित होगा। जैसे आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, ठीक है। अब पहली बात तो भ्रष्टाचार से हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फायदा हो, मान के चलिए कि आप अच्छे से लग्जरी लाइफ जी रहे हो, पर ये चीज़ सोचो कि आप कितने लोगों का शोषण करके जी रहे हो। अब दूसरी बात, जब कल आप पकड़े जाओगे तो स्वाभाविक बात है फिर क्या होगा, आप जेल में जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अनैतिक जो रास्ता होता है वो कभी भी बहुत कम टाइम के लिए आपको लगेगा कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, पर हमेशा याद रखना अनैतिक जो कार्य होते हैं वो आपके लिए और समाज के लिए हानिकारक ही होते हैं। पर हाँ, नैतिक कार्य जो होंगे वो आपके लिए भी फायदेमंद होंगे और समाज के लिए भी फायदेमंद होंगे। इसीलिए तो बोलते हैं, जैसे गांधी बोलते हैं, जो बहुत सारे साधु पुरुष वो बोलते हैं कि भाई अच्छाई है उसको फैलाओ, क्योंकि अच्छाई में जैसे सर्वोदय के गांधी का जो कॉन्सेप्ट है सर्वोदय का, भाई आपका उदय होगा ना तो समाज का भी उदय होगा, या समाज का उदय हुआ तो आपका भी उदय होगा। तो ये जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, ये जो दिए हुए कॉन्सेप्ट है, वो इसी काम पे तो काम करता है, मतलब इसी आधार पे। अब भाई नीति शास्त्र की क्या उपयोगिता है या लाभ है, ये बहुत जानना जरूरी है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है ये पीसीएस यूसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ यूपीएससी कभी भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो मेरे नोट्स का यूपीएससी में तभी यूज है जब आप इनको बार बार पढ़ के समझोगे इन क्लास के साथ, तब जाके आपको यूपीएससी क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। आप सोच रहे हो कि मैं इनको पढ़ लूँ रट लूँ, उससे नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी के, पर हाँ पीसीएस में डायरेक्ट देखना इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नीति शास्त्र क्या लाभ है, नीति शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र के आयाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पीसीएस में, और यूपीएससी में नहीं। यूपीएससी में आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। तो उपयोगिता क्या है भाई, स्वाभाविक बात, अगर कोई व्यक्ति नीति शास्त्र का पालन करता है तो स्वाभाविक बात है, जैसे मैं हूँ, मान के चलो कि मैं सुबह भाई जो दैनिक चर्या की नैतिकता है भाई, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना धोना चाहिए। अब उसमें लोग कुछ जोड़ लेते हैं कि हाँ सूर्य नमस्कार करो, कोई मंदिर चले जाओ, ठीक है। फिर अपना जो भाई दैनिक जीवन का जीवन में स्वाभाविक सी बात है कि अच्छे कर्म करो, दान दक्षिणा करना चाहिए। अब ये चीज़ें क्यों हैं, ये हमेशा याद रखना कि आपको शुभ की ओर ले जाएगी, मतलब आपको पॉजिटिविटी फील होगा, ये हमेशा याद रखना। अगर आप नैतिक रहोगे, आप कभी भी याद रखना कि मानसिक रूप से विकलांग नहीं होंगे। मानसिक रूप से विकलांग होने का मतलब ये है, जब आप अनैतिक कार्य करते हो ना तो आपके अंदर एक भय उत्पन्न होता है, और जब भय उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो डेली दिनचर्या लाइफ है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है। दूसरा, व्यवहार कुशल बनाने में सक्षम है। स्वाभाविक सी बात, ध्यान से समझना, जैसे एक व्यक्ति है जो गाली गलौज कर रहा है, तो उसकी स्वाभाविक बात है उसके जो दोस्त सर्किल रहेगा वो ऐसे लोग रहेंगे जो उसको गाली गलौज करने वाले रहेंगे, ठीक। पर वही है कि वो जो अच्छे लोगों के बीच में जा ही नहीं पाएगा ना। जैसे ये हकीकत में बता, जैसे मैं जब इस्कॉन में रह रहा था, स्वाभाविक बात है वहाँ पे एक जैसे लोग हैं तो अच्छी अच्छी बातें होती है। अब जैसे अभी मैं जिस प्रेजेंट टाइम में रह तो यहाँ पे भाई अच्छे बुरे सब लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मेरे अंदर जो आएगा व्यवहार में वही आएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जो अपने कॉमन फ्रेंड होते हैं उनके साथ तो मान के चलो कि कुछ भी अपन गाली गलौज कुछ भी बात कर रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि अपन जो दूसरे व्यक्ति होते हैं जो इनको ये चीज़ें पसंद नहीं है मान के चलो, तो वहाँ पे आप जो है उस व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये हमेशा आपने भी बहुत बार झेला होगा ये चीज़, ये होता है, हकीकत है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखो, आजकल जैसे पेरेंट्स है ना, देखो पेरेंट्स बहुत अंतर हो गया, मतलब आज के पेरेंट्स जो पहले के पेरेंट्स थे, तो पहले पेरेंट्स ये होता था कि अपने बच्चों के सामने की इज्जत होनी चाहिए। तो वो लोग चाहे अगर मान के चलो कि गाली गलौज करते भी थे तो एक सीमित परिवार में जब आते थे तब इन शब्दों का यूज नहीं करते थे। परंतु आजकल देखो आप अपने घर परिवार में देखते होंगे गाली गलौज सब कुछ सबके सामने, कोई बहन है आपकी, कोई बेटी है, उसके सामने भी आप ये गालियाँ दे रहे हो। तो इससे क्या पता लगता है, जब आप अनैतिक होते तो आप व्यवहार कौशल कैसे बन पाओगे। आप अपनी बेटी के लिए सामने आप एक अच्छे पिता बन ही नहीं पाओगे, या अपनी बहन के सामने अपने एक अच्छा भाई नहीं बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। आप स्वाभाविक बात है कि हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल के लिए आपके लिए वो अच्छा हो, परंतु आप सबके लिए तो नहीं होगे ना। पर याद रखना, जब नीति शास्त्र का पालन करते हो तो आप स्वाभाविक बात है व्यवहार कुशल बनोगे। और व्यवहार कुशल का मतलब यही है कि स्वाभाविक बात आप कहीं पे भी जाओ, आपके जो आचरण से सब लोग प्रभावित होंगे।
अगर स्वाभाविक बात है, अगर गलत कार्य करोगे तो कैसे कोई आपको कैसे पहचानेगा। नीतिविहीन मनुष्य का जीवन पशु तुल्य है। ठीक है, ये भर्तृहरि का कोट है, ये चीज़ याद रखना। अभी मैंने कुछ कुछ कोट डाले हैं, आप ऐसे में यूज कर सकते हो, इथिक्स के आंसर में यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं वही बता रहा था कि जैसे जैसे मान के चलो कोई मनुष्य शराब पी रहा है। अब देखो, शराब पीना अनैतिक है, ठीक है। क्यों? अब वो शराब पी के क्या करता है, जैसे बहुत बार गाली गलौज करता है, अपनी वाइफ को पीटता है, अपने माँ बाप के प्रति जो है स्वाभाविक बात उनको भी गालियाँ। अरे आप देख ना, शराब पीने के बाद में लोग किस किस माहौल तक पहुँच जाते हैं। तो स्वाभाविक बात है उसका जीवन तो पशु तुल्य हो गया ना। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है सूअर है। सूअर देखो, जब वो आराम से कीचड़ में पड़ा रहता है, तो शराब पीने के बाद बहुत बार आपने देखा होगा लोग जो है कीचड़ में पड़ा रहते हैं। मैंने खुद देखा है भाई, गांव में पशु मतलब कीचड़ में पड़े हैं, घूमे पड़े हैं, खुद ही मूत रहे हैं, मतलब अपने शरीर पे ये सब चीज़ें। तो ये क्या हो गया, पशु तुल्य जीवन हो गया ना। दूसरी बात है कि बहुत बार आपको, तो चलो ये तो मान के चलो शराब वाला एग्जाम्पल है, पर आपको बहुत बार लगेगा जो भ्रष्टाचार जो करते हैं, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, आपको तो लगेगा भाई उनका कैसे जीवन है पशु तुल्य, वो भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं ना, नैतिकता विहीन तो जीवन जी रहे हैं। अब ध्यान से समझना एक चीज़ कि बहुत बार ऐसा होगा कि जब आप नैतिकता का पालन नहीं करते, हो सकता है कि आपका जीवन तो समृद्ध हो रहा हो, जैसे मान के चलो आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, पर आप सोचो कि कितने लोगों की जो बद्दुआएं ले रहे हो आप, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपके जैसे मतलब आप है ना, ये कभी देखना समाज में ऐसे नहीं चलता है चीज़ें, जैसे जो करप्शन करते हैं, जैसे मैंने खुद देखा है आसपास, आप पड़ोस में आप देखना कि जैसे जो मतलब कि करप्शन या 2 नंबर का धंधा ये करते हैं, तो उनका केस तो क्या होगा, कभी उनके बच्चे मर जाएंगे, ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि उनके जो सभी परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होगा कि उनका व्यक्तिगत जीवन में जैसे लकवा आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये यार मैं फिर बार बता रहा हूँ, हर समाज में मिलेगी आपको ये चीज़ें। तो स्वाभाविक बात है, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद दादाजी से मान के चलो, ठीक है, तो मतलब उनका ऐसा था कि वो थोड़ा ब्याज व्याज का काम करते थे, पर ब्याज में भी वो चक्रवृद्धि ब्याज लगाना, ये सब सारी चीज़ें। पर आखिर में ऐसा हुआ कि जब उनके मतलब बीमारी हुई लॉकडाउन के टाइम में, वो सब में ना तो बोल पाए, मतलब ऐसे मतलब उनका लकवा आ गया था उनका पूरा बॉडी को। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पे जो लोग जो अनैतिक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति था जो मतलब ये रेलवे में टीटी था, तो उसको खूब मतलब लोगों को मतलब गबन करता था, खूब पैसे, स्वाभाविक सी बात है। तो उसका ऐसा हुआ कि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो मतलब ऐसा आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक बात है, फिर उनका जीवन ही क्या हो जाएगा जब परिवार ही नहीं रहा, सारी चीज़ें। बहुत बार मैं फिर बार बता रहा हूँ, अनैतिक चीज़ों का अंत है ना अनैतिक ही होता है। आप ये सोचो कि मैं अनैतिक होकर मैं नैतिक बन जाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, आप डायरेक्ट इसको कोट कर सकते हो। ये सा न विद्या न तपो न ध्यानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ठीक है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जो नैतिक नहीं होते हैं उनके पास विद्या नहीं रहती है। अब इसका सबसे बड़ी चीज़ है, सही विवेक खत्म हो जाता है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे दारू पीने वाले व्यक्ति है, उसके लिए सब फिर मतलब, अब दारू पीने वाले में ज़्यादा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान के चलो झूठ बोलने वाला। अब झूठ बोलने वाला मैंने देखा है व्यक्तिगत जीवन में, जो झूठ बोलने का सहारा लेते हैं ना, वो समझ बात अपने माँ बाप से, फिर हर व्यक्ति से झूठ बोलने का सहारा लेने लग जाते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो नैतिक नहीं होते हैं ना, उनके पास तप की पावर नहीं होती है, मतलब वो कभी है ना साधना नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। ना वो दान कर सकते हैं, ना वो ज्ञान, बस समझ बात है, जो गलत व्यक्ति है वो क्या ही ज्ञान देगा किसी को। न शील, मतलब उनके अंदर शालीनता नहीं होगी, न ही उनके कोई गुण रहेगा, नहीं उनका कोई धर्म नहीं था, मतलब सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, इसलिए नैतिकता बहुत जरूरी है। ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गा चरिंता, मतलब वही है कि भाई ये मृत्यु लोक में स्वाभाविक सी बात है, जो मनुष्य का शरीर तो धारण किए हैं परंतु ये पशु तुल्य है ये लोग। तो ये मतलब ये श्लोक जो इसी का ही वो है। भावार्थ क्या है, जिन मनुष्य के आचरण में ना तो विद्या है और न ही तप है, न दान न ज्ञान न शील गुण नैतिक मूल्यों का अभाव है, ऐसे लोग ऐसे बोलो कि भार स्वरूप पशु तुल्य ही है, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है जीवन जीने का। रूढ़िवादिता अंधविश्वास को अंत करने में सहायक है। नैतिकता स्वाभाविक सी बात है, जैसे देखो ट्रिपल तलाक ही देख लो ना आप, कितना गलत था भाई, स्वाभाविक सी बात है। इंस्टेंट आप किसी को भी ऐसे बोल दो, और जैसे बहुत सारी समाज में जैसे गलत है, रूढ़िवादिता है बहुत सारी है। जैसे महिलाओं का, जैसे मैं, आप ये चीज़ नोटिस करना, हर धर्म में ये चीज़ मिलेगी आपको ना। जैसे क्या होता है, लड़का की अगर वाइफ खत्म होगी तो लड़का नया शादी कर लेता है, ठीक है, मोस्टली ये होता है। पर लड़की का पति कभी खत्म होता है, याद रखना उसकी दोबारा नई शादी नहीं होती है, मतलब बहुत रेयर चांसेस है। बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी वहाँ पे उस लड़की को नया पति मिल सकता है, पर ये तो गलत है ना। तो मतलब मेरे कहने मतलब बहुत सारी चीज़ समाज में बहुत सारी चीज़ें गलत है। जैसे
जैसे मैं खुद ही मैं अपने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो आज मुझे लगभग मेरे 30 साल हो गए। अगर मैं खुद बता रहा हूँ मेरे घर में शायद सिस्टर होती तो इतनी एज तक पढ़ाया भी नहीं जाता। तो ये तो गलत है ना, स्वाभाविक सी बात है। जब आप एक अब क्यों इस चीज़ को भाई, पुत्र स्वाभाविक सी बात है वो घर में कमा के देगा। अगर लड़की अगर लग भी गई जॉब तो स्वाभाविक की बात हो तो उसके पति को कमा के देगी। तो ये तो गलत है ना। मतलब कहने मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें समाज में गलत है। वो आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। तो वही है कि रूढ़िवादिता अंधविश्वास को अंत करने में सहायक होती है। समाज के सम्यक संचालन हेतु भी आवश्यक है। भाई स्वाभाविक सी बात है, सब लोग अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़े उसके लिए ज़रूरी है कि लोग नैतिक रहे। जब नैतिक रहोगे ना, देखो ध्यान से समझना, जैसे मानिए चलो आप दुकान पे कुछ खरीदने जा रहे हो, जैसे तेल ही लेने जा रहे हो ना, जैसे गांव में आपने बहुत बार जैसे आप देखते होंगे मिलावट होती है। अब सोचो स्वाभाविक सी बात है उस मिलावट खाने से देखो कैंसर की बीमारियां, कितनी सारी बीमारियां हो रही है। या मान के चलो पानी की बोतल जो याद करो, देखो बिस्लेरी के नाम पे कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है, बिस्लेरी बोतल चलती है। अब सोचो उससे हैजा टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती है। तो अब स्वाभाविक बात है जब नैतिक नहीं रहोगे तो यही करोगे ना। वही दूध वाला एग्जाम्पल ले लो, दूध का वो सोचो कि 1 लीटर में आधा लीटर पानी मिला के लेके जा रहा है, तो ये गलत है ना। अब दूसरी बात एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे परिवारों को देखना, मैं फिर बता रहा हूँ बहुत क्या ही करोगे। जैसे ना मेरे गांव में दूध वाला था तो वो क्या करता था, चलो एक तो हो गया पानी मिलाना, ठीक है चलो पानी मिला दे कोई बात नहीं। अब वो क्या करता था, जैसे भैंस का दूध लेके आया मान के चलो 5 लीटर है ना, वो क्या करता था डेयरी का दूध मिला के 5 लीटर अब इसमें 5 लीटर पानी, चलो ये हो गया। अब सोचो भाई तुम बेच इसके नाम पे रहे हो, और बेच भाई ये तो वो लोग भी दुकान पे जाके खरीद लेंगे ना। अब खुद सोचो ये बात, मतलब पर फिर भी लोग सोचते नहीं हैं। दूसरी बात मिठाइयाँ आप देखना कई बार, और देखो एक और मैं बताता हूँ सबसे बड़ा, ढाबों पर क्या होता है। अरे आप देखना यार, ऐसा नहीं है, आप खुद भी जब ये करोगे ना तो यही करोगे। अरे ये बहुत गलत है। जैसे ढाबों पे क्या होता है, सुबह की जैसे मान के चलो कोई सब्जी बच गई तो उसको क्या करोगे, शाम की सब्जी में मिला दिया, या शाम की जो सब्जी बच गई उसको सुबह की सब्जी में मिला दिया। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, आलू के पराठे अगर कभी खाओगे, जैसे आलू की सब्जी बनी शाम को, मान के चलो उसका नहीं खत्म हुई तो उस सुबह आलू के पराठे में यूज हो गई अब ये गलत है ना भाई। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही है समाज में, आप क्या ही करोगे। दूसरी बात, जैसे आयुष्मान अभी भारत योजना चल रही है ना, और उसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसलिए ना मैं कभी क्या हो ना, जैसे कोई भी लोग मिलता तो मैं उनसे बातें करता हूँ कि मतलब जैसे कोई भी फील्ड में हो तो आपको हर फील्ड के करप्शन नज़र आ जाएंगे। तो वो मतलब मैं 2-3 डॉक्टरों से मिला तो वो बता रहे थे जैसे आयुष्मान में क्या होता है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है इसमें आयुष्मान योजना में। देखो सबसे पहले जैसे मान के चलो ये अस्पताल इससे कनेक्टेड है, ध्यान से समझना, ठीक। अब इसमें कोई व्यक्ति आता है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे मेरे को मान के चलो भाई ए बीमारी थी और उसका इलाज 100 रुपये में हो रहा था, ध्यान से समझना। पर मैं क्या करूँगा, उसमें बी और सी बीमारियाँ भी दिखा दूंगा और इसका बिल बना दूंगा और मैं सरकार से इसको वसूलूंगा, ठीक। अब दूसरी बात, जो यहाँ पे जो सचिव वचिव जो भी है जिनके पास सेंक्शन होने के लिए बिल जाता है, तो जैसे मान के चलो इस अस्पताल का बिल बना 1 करोड़ का, ध्यान समझना ये चीज़, तो उनको भी पता है, जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनको भी, तो वो भी कमीशन लेते हैं फिर। अरे हकीकत है। तो सोचो कि मतलब चल क्या रहा है इस देश में और सबसे बड़ा करप्शन देखो पीडीएस में, मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, कभी देखो समाज को कितना अनैतिक है। पीडीएस में देखो कितना बड़ा घोटाला होता है, इसलिए आप GS3 में जब पढ़ोगे तो वहाँ देखना, उसके लिए रिफॉर्म के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल ये बहुत अच्छा मॉडल है। पीडीएस में क्या होता है, जैसे देखो ध्यान समझना, अनाज जो मंडियाँ रहती है, पहली बात वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे करप्शन होता है। जो FCI के अधिकारी होते हैं, मैं खुद पर्सनली गया हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़े लेवल का होता है। अब जो ध्यान समझना, जो यहाँ पे FCI अधिकारी होते हैं ना, अब देखो इनके पास क्या होता है कि अनाज होता है बहुत ज़्यादा रखा हुआ रहता है, कभी FCI के गोदामों में जाना आप है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे नया अनाज आता रहता है, ठीक है। अब इधर ये मान के चलो एक प्राइवेट मतलब मंडी वाले हैं, जो मतलब होते हैं ना प्राइवेट मंडी, जो बिचौलिए लोग होते हैं। अब इनके पास क्या होता है, इनके पास जो अनाज सड़ जाता है, मैं बता रहा हूँ आप ये देखना किसी पूछ नहीं, हकीकत है। अब इनके पास अनाज सड़ जाता है ना, जो सभी बात है मार्केट में बेचने लायक तो है नहीं, तो वो रिप्लेस करते हैं इसके थ्रू, ये हकीकत बता रहा हूँ। अब सोचो ये अनाज सड़ा हुआ, सोचो बेचारे जो गरीब लोग हैं, सोचो यार भाई पैसे वाले लोग तो ऐसे भी खरीद लेंगे ना भाई, ये सरकार ये स्कीम किसके लिए, आप खुद सोचो, जो भाई नहीं समर्थ है उनके लिए है ना ये योजना। अब सोचो उनको सड़ा हुआ अनाज दिया जाता है। मुझे याद अच्छे तरीके से, हमारे घर में भी जब पहले पीडीएस लिया जाता था तो हकीकत में बता रहा हूँ कभी भी हमारे खाने के लिए यूज नहीं हुआ अनाज,
वो गाय भैंस को ढालने के लिए हुआ। और आज भी हकीकत है ये पीडीएस की, वो खाने लायक होता ही नहीं है वो अनाज। सोचो क्या ही मतलब है फिर उस योजना का। तो ये बहुत बड़े लेवल का करप्शन है। तो इसीलिए नैतिकता युक्त समाज का निर्माण, पहले तो खुद नैतिक होना और नैतिकता युक्त समाज का निर्माण, याद रखना कि वो हमेशा सुख शांति को बढ़ावा देता है। परंतु नैतिक युक्त समाज अगर नहीं होगा तो याद रखना वहाँ अशांति आएगी, दुख होंगे, वहाँ पे असमानता होगी, लूट खरोप होगी, ये हमेशा याद रखना। नीति शास्त्र नैतिक सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो सही और गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बीच अंतर करने में हमारी सहायता करता है। नीति शास्त्र का मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश कहा जा सकता है, जैसे पर्यावरण की नीति शास्त्र, एथिक नीति शास्त्र, सामाजिक, ये सब चीज़ें। अब सोचो कि जैसे अपन ये देख कैसे पा रहे हैं कि भाई क्या चीज़ गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। अब जैसे एक व्यक्ति है जो, ध्यान समझना, जैसे शराब का ठेका, मतलब एक दिन सचिन ऐसे मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं शराब का ठेका खोल लूँ क्या, तो इसमें गलत क्या है, सही क्या है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप देखोगे भाई आय के स्रोत के रूप में तो आपकी क्या गलती है भाई। आपका एक आय का स्रोत है, आप लोगों को बेच रहे हो, स्वाभाविक सी बात है, तो गलत तो कुछ ही नहीं है इसमें। सरकार जब आपको टेंडर दे के रखी है तो स्वाभाविक बात है सरकार उस चीज़ को मान रही है ना। तो एक तरीके से तो गलत तो नहीं है, आय का स्रोत के रूप में तो भाई आपका आजीविका का साधन होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, आजीविका साधन आप कुछ भी अपना सकते हो। अब देखो गलत यहाँ तक, मतलब स्वाभाविक बात है कानून के अनुसार तो कोई गलत है नहीं ना, परंतु याद रखना, अब देखो ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना कानून के आधार पर सही होती है, पर सामाजिक कानून या नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग वो गलत होता है भाई वो। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए ना, अब आगे जाके मैं इसमें लिखा भी हूँ नोट्स में, अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े, मतलब जैसे महात्मा गांधी हो या जो भी है, हाँ महात्मा गांधी जी का ही है एक 7 पाप के, या 7 सामाजिक पाप, तो उसमें गांधी जी का एक है कि भाई जो आपकी जो आय है, याद रखना, जो आपका आय का अर्जन है, अगर वो अनैतिक है, ठीक है, उसके द्वारा लोगों को नुकसान हो रहा है, तो याद रखना कि वो कार्य कभी उचित हो ही नहीं सकता, उचित मतलब नैतिक हो ही नहीं सकता वो कभी। इसीलिए ना कि अगर आगे जाके आप, फिलोसोफरों में भी बहुत सारी लड़ाई होती है इन चीज़ों के बीच में, क्या नैतिक है, क्या नैतिक है, ऐसे तो फिर कुछ लोग जीवन ही नहीं जी पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर उसमें ये देखा जाता है कि भाई मिनिमम इफेक्ट क्या है। जैसे मान के चलो खेती करते हो ना आप, याद करो जब हल चलाते हो तब भी बहुत जीव मरते हैं, पर याद रखो जब वो खेती उगती है तो उसे देखो कितने लोगों को भोजन मिलता है, तो वो उसका फिर साधन साध्य की पवित्रता वहाँ पे वो भी देखेंगे। तो भाई मिनिमल इफेक्ट, ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो फिर जीवन यापन ही करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं सही तो कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। पर बहुत बार ऐसा लगेगा कि उसके नेगेटिव पक्ष भी होते हैं बहुत सारे। जैसे एक होता है ऑफिशियल करप्शन। तो ऑफिशियल करप्शन में क्या होता है कि आपको कुछ ही नहीं करना होता उसमें, है ना, आपके पास पैसे आते हैं डायरेक्ट, आपको कहीं पे कुछ भी नहीं लेना चाहता। मैं जैसे बहुत सारे एसडीएम मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे पूछा हूँ कि आप, वो बोलते हैं देखो हम ईमानदार हैं। मैं बोला ठीक है, मैं ऑफिशियल करप्शन तो आता है ना, बोला देखो वो आता है, और उसके लिए हमें कोई एफर्ट भी नहीं करना होता, अलग से एफर्ट नहीं करना होता हमें, वो मतलब हिस्सा है। जैसे मान के चलो किसी की ज़मीन मान के चलो बिकी, अब वो मान के चलो जैसे एसडीएम है, उसके पास मान के चलो 1 लाख रुपये आए, ध्यान से समझना, वो मान के चलो इनाम के तौर पे देके गया, तो ये सब में बढ़ता है। अब एक तरीके से तो ये भ्रष्टाचार है, बताओ कैसे है। याद रखना कि गवर्नमेंट में आप जब भी कोई अधिकारी बनते हो या सेवा आप करते हो, मतलब तो वहाँ पे आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप, आपकी जो आय है ना उसके अलावा आप कुछ भी अर्जित नहीं करोगे, और जो भी अर्जित कर रहे हो उसके अलावा, वो याद रखना ना भ्रष्टाचार है। पर इसको क्या मान लिया गया आजकल, ऑफिशियल करप्शन है ये तो, अरे ये तो ये वो है, मिठाई है। याद रखने गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको ऐसा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो सही है, मैं इसमें कैसे गलत हूँ, पर वो गलत होती है। अब ये तो नीति शास्त्र हो गया जो अपने को बताता है कि भाई नीति सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली जो सही और गलत, अच्छे बुरे, उचित अनुचित के बीच अंतर कराने में हमारी सहायता करता है। नीति शास्त्र मानव आचरण के लिए मार्गदर्शक प्रकाश कहा जा सकता है। अब याद रखना मॉरलिटी, इसमें बहुत माइन्यूट लेवल पे डिफरेंस है। ये याद रखना कि मॉरलिटी ये होती है और नीति शास्त्र बहुत बड़ा है। तो ये डायग्राम याद रखना, जब आए यूपीएससी ने पूछा भी है तो डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। यह सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मानकों, मूल्य से बनने वाले ऐसे आदर्शात्मक सिद्धांत से संबंधित होता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के आचरण में सही और गलत का पक्ष को तय किया जा सकता है। अब वही मैं बता रहा हूँ, जैसे नैतिकता, जैसे मुस्लिम धर्म की नैतिकता क्या है कि तुम 4 शादी कर सकते हो, ध्यान समझना,
तो ये एक तरीके से तो उनके अनुसार तो वो है, पर नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर आप होलिस्टिक देखोगे इसका तो ये गलत भी है। जैसे 3 तलाक ही मान के चलो, पहले उसके अनुसार सही था, पर नीति शास्त्र रूप से गलत है। तो ये जो स्वाभाविक सी बात है, आपके सामाजिक धार्मिक मानक होते हैं उसके तहत देखा जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, नीति शास्त्र और नैतिकता? नैतिक मूल्यों का समुच्चय सिद्धांत है, ये कंप्लीट है, ये सेट होता है। ये व्यक्तिगत व्यवहार के मूल्यों का समुच्चय है। भाई आप व्यक्तिगत लेवल पे क्या कर रहे हो, ये बाह्य वस्तुनिष्ठ होता है, ये बाहर से देखा जाता है, ठीक है। और ये देखो आंतरिक और आत्मनिष्ठ, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे शराब पीने वाला, ध्यान समझना कि शराब पी के अगर वो किसी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, नैतिक मतलब मॉरल है वो, पर याद रखना अगर वो किसी नुकसान पहुंचा रहा है तो वो नीति शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है। इसका क्षेत्र बहुत वृहद होता है, ये सीमित होता है। अब कौन आ गया भाई, लोग सो के जगते हैं क्या? अरे सो के पहले उठ जाया करो, 7 बजे क्लास होती है, ठीक है। नैतिकता का विज्ञान, ठीक है, और नीति शास्त्र में व्यवहार में प्रयोग होता है। अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आपको क्या करना है कि इसका यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने देखो ये भी बना दिया है, पर मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ये चीज़ याद रखना। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। अभी अपना टॉपिक भी है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या होता है, सेकेंड ही टॉपिक है अपना। नीति शास्त्र में सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों के क्रमों के उचित या अनुचित होने का निर्णय के आधार मानदंड के औचित्य और अनुचित की विवेचना की जाती है ताकि शुभ मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। तो अपने देखा ही था वो, तो वही है भाई। नीति शास्त्र क्या होता है, आपका जो व्यवहार है आपका वो अच्छा है तो सही होगा, पुण्य होगा, न्याय मिलेगा। अगर बुरा है तो स्वाभाविक सी बात है गलत होगा और पाप और अपराध माना जाएगा वो चीज़। व्यक्तिगत निर्धारण में आपको पर्सनैलिटी का कैसे डिसाइड करता है, ये चीज़ याद रखना। अगर मान के चलो कि आपके आदर्श अच्छे नहीं हैं तो आप क्या करोगे, स्वहित में कार्य करोगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे और बुद्धि का अधिक प्रयोग करोगे। तो याद रखना, जो भ्रष्टाचार करते हैं देखो कितना माइंड लगाते हैं, कैसे मैं करप्शन कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता। वहीं आपके अगर हाई वैल्यूज़ है, आपके उच्च आदर्श है आपके, तो आप हमेशा परहित में काम करोगे, दूसरों के लिए अपना जीवन जियोगे, आत्मा व मन की आवाज़ के अनुसार कार्य, अंतरात्मा की आवाज़ करोगे। चलो ना, आप लोगों में पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो आईएएस खुद के लिए बनना चाहते हैं? भाई हमारा परिवार, मैं, ऊंची पावर, ये सब। और मैं आखिर बता रहा हूँ 99% लोग सब इसीलिए बनना चाहते हैं, इस वाले पक्ष के लिए। ये हमेशा याद रख लेना। इन चीज़ों के लिए है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ों के लिए बनते हैं आईएएस अधिकारी। और हकीकत में आईएएस की पोस्ट इसी चीज़ के लिए है, आईएएस, आईपीएस, ये सब, पर लोग इसका चयन करते हैं ये हकीकत है। नहीं तो देखो ना, कभी भी जैसे मान के चलो कोई आईएएस अधिकारी है, अगर वो समाज के लिए कार्य करा, उसके हाई वैल्यूज़ है, ठीक है, तो कभी भी वो दहेज नहीं लेगा, पहली बात। पर आप देखो कि कितने लोग हैं। दूसरी बात, वो हमेशा दूसरे के भले के लिए सोचेगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कार्य करेगा, दूसरे के लिए अपना जीवन जिएगा। अगर ऐसा करेगा तो स्वाभाविक बात है कि सारी योजनाओं में जो करप्शन है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हमेशा जब भी वो निर्णय लेगा तो हमेशा वो आत्मा मन की आवाज़ के अनुसार, मतलब अंतरात्मा ही। जैसे याद करो, एक केस स्टडी आई थी, एक बूढ़ी अम्मा आई है, तो अगर वो देखो स्वाभाविक बुद्धि का प्रयोग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको कोई मतलब ही नहीं है। पर वो जब अपना स्वाभाविक बात है कि उसका मतलब अपनी पोस्ट की वैल्यू समझेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके लिए हेल्प करेगा, उसके लिए हेल्प करने के लिए वो बहुत आगे लेवल तक जाएगा वो। तो ये फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखना कि आप आईएएस बन किस लिए रहे हो। देखो मैं जितना व्यक्तिगत अभी मतलब जितने मैं लोगों को जानता हूँ जो अधिकारी पोस्ट पे है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ द आपको व्यक्ति वही मिलेंगे जो अपने परिवार के लिए, भाई हाँ परिवार के लिए आईएएस बन गए, हाँ थोड़ा पावर रुतबा होना चाहिए, या पैसा, सैलरी, करप्शन, गबन, ये सब सारी चीज़ें करना। मतलब जैसे मान चलो कि एक पैमाना मानते हैं, तो मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो देखो ऐसे ही लोग होते हैं, ये हकीकत है। ये जो अपना परिवार, अपना, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसमें भ्रष्टाचार भी करेंगे, सबको चीज़ें। कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ठीक है, उनको ज़्यादा, और वो परिवार के लिए ज़्यादा उस पावर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अपना सीमित अपना जीवन जीते हैं। पर हाँ, वो दूसरे के लिए भी जीवन नहीं जीते हैं। जब उनको लगता है कि मेरे जीवन को खतरा आने वाला है तो वो फिर हट जाते हैं फिर पीछे।
कुछ ही विरले लोग मिलेंगे आपको जो लोगों के लिए काम करने के लिए इस पोस्ट को धारण करते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। फिर वो अपने प्राणों का वो न्यौछावर क्या उसका टेंशन नहीं लेंगे, वो ये कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोग ही है जैसे भगत सिंह लोग, जैसे क्या है, उन्होंने कभी परिवार के बारे में सोचा? नो, कभी नहीं सोचा ना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो वही बात है कि कैसे लोग चुने जा रहे हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शुभ जीवन की प्राप्ति हेतु मानवीय आचरण को कर्तव्य के पथ पर ले जाना ही नीति शास्त्र का सार तत्व है। तो याद रखना यही चीज़, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो शुभ जीवन की प्राप्ति कब होगी? जब आप नैतिक बनोगे। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? मानवीय आचरण आपका कर्तव्य है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। जैसे आपका IAS अधिकारी बनने के बाद आपका दायित्व क्या है? आप उसका निर्वहन करो। अगर आप उसका निर्वहन नहीं करते हो तो आपको शुभ जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे एक IAS अधिकारी अगर अच्छा कार्य करता है तो उसको समाज का मान सम्मान सब मिलता है, लोगों का प्रेम भी मिलता है, लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो जाएंगे। पर याद रखना कि वो अगर अपने कर्तव्य पथ से विचलित होता है, भ्रष्टाचार करता है, लोगों की सहायता नहीं करता है, लोगों के सुख दुख में आगे नहीं आता है, तो याद रखने ना उसको कभी भी शुभ जीवन की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ना एक समाज में एक कॉन्सेप्ट चलता है, पर लोग ना आजकल इसको इन चीज़ों मानते नहीं है। अरे भाड़ में जाए क्या है। जैसे आपने भी सुना होगा कभी कि इसको तो हाई मिलेगी, मतलब हाई इन द सेंस कि हमारी बद्दुआएं मिलेगी इसको, ये देखो कितना करप्ट पर्सन है। पर फिर भी आप देखोगे बहुत बार कि जीवन में यार ये लोग तो फिर भी खुशी जीवन जी रहे हैं, लोगों का नुकसान करके फिर भी ये लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। पर याद रखना कि ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में हम सब कुछ तो पा रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, मतलब हमारे पास सब कुछ है आज। जैसे बहुत जो बड़े बड़े IAS अधिकारी जो होते हैं, जो गबन का कार्य करते हैं उनको लगेगा कि हमको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी BJP को ही लो ना। BJP को लगा कि अब देखो लगभग 3rd टर्म उन्होंने बना लिया और उनको लगता है कि हम तो सब कुछ पा लिया है। परंतु याद रखो कि अभी जो जिस तरीके से माहौल है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो जाए कि कोई प्रधानमंत्री को मार दे। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जिस तरीके का माहौल चल रहा है अभी। क्योंकि ना याद रखना कि बुराई का अंत हमेशा होता है। रावण कितना बलशाली था, कितना शक्तिशाली था, पर याद रखना कि उसने एक अनैतिकता के कारण मारा गया, ओनली सीता का हरण करना। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चाहे आप कितने भी बलशाली हो, कितने भी शक्तिशाली हो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। पर याद रखना कि नैतिकता ऐसी चीज़ है ना, नैतिकता किसी का भी अंत कर सकती है। तो ऐसा बोला जाता है कि रावण का जो अंत हुआ ना, वो सीता माता की जो नैतिकता थी, उसका प्रण था पतिव्रता का। हाँ, पत्नीव्रता या पतिव्रता जो भी है, मतलब तो उस प्रण के कारण जो स्वाभाविक सी बात है उसका अंत हुआ। वैसे ही हमेशा याद रखना कि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि हम जीवन में सब सफल है, सब कुछ है, पर याद रखना जब लोगों के आप बद्दुआएं लेके आगे बढ़ोगे तो कभी आप जीवन में चाहे सफल हो जाए, जब बहुत बाद में आपकी ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ेगी जो आपको लगेगा कि देखो मूल्यांकन जरूर हो जाता है जीवन में। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा सुखी जीवन जियोगे, ऐसा नहीं होता है। अब मिलेगा आपको परिणाम, अगर गलत कार्य करते हो गलत परिणाम मिलता ही है ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये नैतिकता है, ये हमेशा याद रखना। अपन लोग आजकल नहीं मानते हैं इसको, प्राकृतिक नैतिकता को नहीं मानते हैं, पर याद रखना ये चीज़ हकीकत है, ये होता है। जैसे बहुत बार आपको ये चीज़ देखने मिलेगी कि संपन्न परिवार तो अपन आज ख़त्म हो गए, कुछ ही नहीं है। अरे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उसका लो ना, एक मुकेश अंबानी है, ठीक है, एक अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी का देख लो तुम क्या हाल है। अनिल अंबानी खुद शराबी था, अब देख लो आज वो ख़त्म है, उससे कर्जा भी नहीं चुक रहा है उसका। तो ये होता है भाई, समझ में आने। अब जैसे मुकेश अंबानी है, चाहे वो ठीक है बिजनेसमैन कर रहा है, पर ध्यान देना वो हमेशा दान पुण्य भी करते रहते हैं। ये हमेशा याद रखना, बिजनेस की जगह है, पर दान पुण्य ये सब चीज़ें करते रहते हैं। तो वही सारी चीज़ें होती है, लोग इसीलिए फिर मिनिमाइजेशन इफेक्ट करने के लिए लोग दान पुण्य ये सब करने लग जाते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी आपकी गलती कितनी बड़ी है वो भी तो मेन बात देखनी पड़ेगी ना। तो नीति शास्त्र की आवश्यक मान्यताएं क्या है? तो सबसे मेन चीज़ है भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर आपको नैतिक बनना है तो उस चीज़ के लिए। सबसे पहला आपको पर्सनैलिटी, पहली बात याद रखना, विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए। मतलब देखा ना, जैसे क्या होता है, बहुत बार ऐसा होगा ना, आप अपने घर परिवार में देखोगे यार ये चीज़ तो चलो अच्छी बात है, पर जैसे आप दूसरे परिवार में देखते हो कितना गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए।
विवेकशील व्यक्ति भाई, उसको बुराई हर जगह नज़र आएगी। अगर वो घर में भी है तो आप उसका विरोध करो, वहाँ पे बुराई है तो विरोध कीजिए आप उसका, और अच्छा ही है तो उसका प्रोत्साहन कीजिए आप। ऐसा नहीं होता कि घर परिवार का मामले को तो दबा दो और आप IAS अधिकारी, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम IAS अधिकारी बन जाते हैं, घर परिवार में तो आप दहेज वहेज ले रहे हो, परंतु बाहर देखो, हाँ यही है ना ये चीज़ें जैसे मान लो IAS अधिकारी, देखो कानून का पालन उनका करने का यही तो काम होता है IAS अधिकारी का। अपन सोचो खुद अपने जीवन में उन्होंने दहेज लेके रखा है, ठीक, पर वही है कि दूसरे को समाज में दहेज ले रहा तो आप पुलिस लेके वहाँ पहुँच गए तो आप विवेकशील नहीं हो, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात, आपकी आत्मचेतना होनी चाहिए। जब भी आपको कार्य करते हो तो आपका ये एनालिसिस होना चाहिए कि यार ये कार्य मैं जो कर रहा हूँ किसके लिए फ़ायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा। बहुत बार देखो एक चीज़ याद रखना, IAS अधिकारी जब आप बनते हो ना, आपके पास विवेकशील अधिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके एक डिसीजन किसी के जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आत्मनिर्णय होना चाहिए, आत्मनियंत्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भावुक होकर निर्णय लेने नहीं वाले होने चाहिए। आप याद रखना, अगर भावुक होकर निर्णय लोगे ना तो हमेशा आप परिवार के लिए इनके बारे में सोचोगे, आप समाज के बारे में नहीं सोचोगे। जैसे आपको ठेका देना है, ठीक है, गवर्नमेंट ठेका छूटा है, आपकी वाइफ है वो आपसे बोल रही कि मेरे भाई को दिलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ये करूँगी तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आप क्या करोगे। अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं हो आप, तो स्वाभाविक सी बात आप क्या करोगे, उसके प्रति निर्णय लोगे। तो ये अगर आपको एथिकल बनना है तो सबसे पहले इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते तो याद रखना, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करता ना वो बहुत कुछ खो देता है। और आगे जाके आप पढ़ोगे ना, इसमें बहुत सारे मैंने जोड़े हैं। तो ये आपको पहले अपने व्यक्तित्व को ऐसा निर्धारण करना है कि सही गलत का निर्धारण पहले आप, ऐसा नहीं है कि आप परिवार के लिए अलग नियम है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पहले अगर आपने एथिक बनना है, विवेकशील होना चाहिए। आपके सामने दिख रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो फिर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, आप नैतिक नहीं कहलाओगे। दूसरी बात, आपका विवेक शुभ अशुभ और उचित अनुचित का निर्धारण करने वाला होना चाहिए। भाई हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। संकल्प की स्वतंत्रता, ये UPSC क्वेश्चन पूछा भी है। इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे मान के चलो आप मतलब एक पिता ही हो, मान के चलो ना, आपका एक बेटा एक बेटी है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं बेटे को पढ़ा लिखा लूँगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मेरे का बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ठीक है। पर वही मैं बेटी को पढ़ा लिखाऊंगा तो क्या ही है, मेरे को तो कुछ सहयोग देगी नहीं, स्वाभाविक सी बात है, अपने घर वो जो ससुराल जाएगी उसको देगी। अब यहाँ पे जो व्यक्ति जो सोच रहा है, याद रखना कि उसका फायदा नुकसान सोच रहा है। वो संकल्प डिसीजन मतलब उसका जो निर्णय है वो प्रभावित है किसी चीज़ से, उसने अपना स्वतंत्र निर्णय कहाँ लिया। स्वतंत्र निर्णय तो स्वाभाविक बात है ये होना चाहिए कि चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, जो पढ़ना चाहिए, खत्म बात, आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। तो यही होता है जब आप IAS अधिकारी बनते हो। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जैसे देखना मूवियों में सब चीज़ें देखने मिलता है, जैसे आपको मान के चलो कि कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उसको वो मान के उसने कोई क्राइम कर दिया। अब आपको पता है मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, तो ये चीज़ तो करना चाहिए आपको ये चीज़, पर आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, फिर मैं समझ पाता हूँ वो मेरे को कुछ मारने का देगा धमकी, ये सब सारी चीज़ें, तो फिर आप उस अनुसार जो चीज़ों को मोल्ड करने लग जाते हो। तो भाई समझ बात, फिर आप स्वतंत्र डिसीजन कहाँ ले पा रहे हैं। तो वही चीज़ है, बिना किसी बाह्य प्रलोभन ने दबाव के अपने इच्छा अनुसार किसी कार्य करना अथवा न करने की स्वतंत्रता के संकल्प की स्वतंत्रता है। तो याद रखना इन चीज़ों के लिए आपको पहले कैपेबल होना पड़ेगा। आप स्वतंत्र डिसीजन तभी ले सकते हो, ज्ञान और आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, और विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए कि अगर मान के चलो मैं ये नहीं करता तो ये करता हूँ, ताकि वो चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपको अब ये केस स्टडी में बहुत काम आएगा आपको ये चीज़। तो थोड़ा ना हमेशा एक चीज़ याद रखो, जैसे बहुत बार ऐसा होगा कि केस स्टडी का ना 2-3 सॉल्यूशन होंगे। अब आपके पास ये 2-3 ऑप्शन हैं, परंतु अब आपका अधिकार होना चाहिए कि आप कैसे चूज़ करें, और वो चूज़ करने का अधिकार आपका होना चाहिए। उचित अनुचित के विवेक ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करते हुए तथा सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हेतु मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों को कर्तव्य के पथ पर ले जाना या मूल्य से युक्त करना ही नीति शास्त्र का सार तत्व है। ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहले भाई उचित अनुचित तो अपने निर्धारण कर दिए नीति शास्त्र के आधार पर उसका अगला कदम क्या है। अगला कदम है भाई आप व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित उसमें संतुलन स्थापित करोगे। ऐसा नहीं कि आप व्यक्तिगत हित ही सोच रहे हो जो करप्शन करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि आप घर परिवार की टेंशन ही नहीं ले रहे हो, समाज के बारे में सोच रहे हो, वो भी गलत है ये चीज़ याद रखना। शायद 2024 में या 25 नहीं, अब की बार आई है केस स्टडी शायद, हाँ आपके 2025 में याद करो, शायद एक सचिव लेवल की पोस्ट है, उसकी वो माँ भी है, याद करो इस टाइप की केस स्टडी आई है।
तो यहाँ याद रखना कि आपकी जिम्मेदारी, आपको व्यक्ति के जीवन में आपकी जो है जिम्मेदारी वो भी आपको निभानी है। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक जीवन के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दो। ठीक, इन दोनों में बैलेंस स्थापित करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको सुगत मानवीय जीवन की प्राप्ति हेतु जो भी आपके जो कर्तव्य है उसकी ओर आपको बढ़ना, तब आपका नीति शास्त्र का मतलब है। मूल्य एक रूप में मानव के अच्छे कर्मों के लक्ष्य भी है, जिन कर्मों को समानता, याद रखना आपको इन चीज़ों को बढ़ावा देना, समानता आनी चाहिए, स्वतंत्रता आनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, आदि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सहानुभूति आदि को साकारीकरण होता है, उन्हें उचित रूप में स्वीकार किया जाता है। और यही नीति शास्त्र का सार तत्व है कि आप इन चीज़ों को बढ़ावा दो। अगर आप सभी बात इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे तो फिर नीति शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे नीति शास्त्र ऐसा नहीं है कि आप किताबों में पढ़ लिए यही होता है कि IAS अधिकारी पढ़ के तो बन जाते हैं इथिक्स, पर वो इथिक्स का जीवन में पालन ही नहीं करते। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना कि यही चीज़ होती है। तो फिर वो नीति शास्त्र का सार तत्व उन्होंने कहाँ समझा? भाई नीति शास्त्र का सार यही है ना भाई, आपने जो जीवन में जो पढ़ा है, सीखा है, आप उसको पालन कीजिए भाई, जहाँ जरूरत है उसको उपयोग कीजिए, तब तो फायदा है। मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नैतिकता का सार तत्व। ठीक है, तो ये अपना तीसरा टॉपिक है। अब देखो, पहली बात, नीति शास्त्र सामाजिक जीवन में क्यों जरूरी है, मतलब इसका सार क्यों जरूरी है। देखो याद रखना, जब नीति शास्त्र रहेगा ना तो ये मानव के सामाजिक जीवन का नैतिक मार्ग निर्देशन करेगा, आपको एथिकल जीवन जीना सिखाएगा। तो इससे क्या होगा? सामाजिक कल्याण होगा, सामाजिक हित के संवर्धन में आप मतलब जिससे समाज का हित हो उसके संवर्धन में आप काम करोगे, और सामाजिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगे। तो ये है चीज़। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान समझना। जैसे ना हमारे गांव में क्या है कि मेरे भाई लोग जितने गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो उन्होंने क्या है मतलब एक NGO बनाई है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, मंथली मतलब 100 रुपये डालते हैं सब, महीने का 100 रुपये। तो 100 रुपये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब देखो इससे क्या होता है, जब आप वो 100 रुपये है, अब मान के चलो लगभग 150-200 लोग हैं जो गांव में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। अब ये लोग, स्वाभाविक सी बात है कि अब ये लोग क्या है, ध्यान समझना, इन नैतिक कार्यों के लिए तो बढ़ावा देंगे ना, कौन पैसा जो गलत चीज़ों के लिए लगाएगा। ठीक है, तो ये भाई स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी खोल लिए। ठीक है, अब लाइब्रेरी खोल दी तो भाई उसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, मान के चलो जो पढ़ नहीं सकते, अब वो बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी गवर्नमेंट जॉब लगेंगे। तो ये देखो सामाजिक कल्याण हुआ ना इससे। दूसरी बात देखो, उन्होंने जैसे एक पार्क वार्क बनाया है। ठीक है, पार्क में अब स्वाभाविक सी बात है, लोग वहाँ पे रनिंग के लिए जाते हैं, खेलना कूदना, ये सब सारी चीज़ें। तो सोचो ये भी चीज़ सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिला। ठीक, दूसरी बात, वो लोग क्या करें, जैसे कोई विधवाएँ होती है ना, तो उनको जैसे विधवाओं को थोड़ा आर्थिक सहयोग देना। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनको ड्रेस देना, उनको बैग देना। आप सोचो कितना अच्छा काम है। तो ये होता है नैतिकता। अब देखो नैतिकता से कितना सबको फायदा हो रहा है ना वहाँ पे। तो ये होता है। अरे ये सामाजिक मूल्य, बस समानता आनी चाहिए। देखो बस सब ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख के आगे बढ़ गए तो और जो घर परिवार के सदस्य उनमें कोई नौकरी ना लगे, ये तो गलत बात है ना। अब ये देखो, ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं, किताबें भी है, उनके लिए कोर्स भी दिला रहे हैं। तो ये देखो ये हुआ ना, तो ये होता है नैतिकता का फायदा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, नैतिकता ना सबको साथ में लेके चलती है। हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी आप व्यक्तिगत हो जाओगे ना, तो व्यक्तिगत आप अकेले खुद के फायदे के बारे में सोचोगे आप, ये हमेशा याद रखना। तो फिर आप नैतिक नहीं है। नैतिकता हमेशा सबको साथ में लेके चलती है। इससे सकारात्मक दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। अब देखो मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो बच्चों खेलने कूदने की व्यवस्था हुई, पढ़ने लिखने के लिए सुविधा हुई, जो विधवाएँ हैं उनको थोड़ा समर्थन मिला, तो ये सकारात्मक चीज़ें हो रही है ना। ये सामाजिक शिक्षा, देखो शिक्षा को बढ़ावा मिला। सामाजिक चेतना, अब जो लोग सभी बातें जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिलेगा, और सामाजिक संबंधों का भी परिणाम होते हैं। मुख्य साथ तो क्या है, परस्पर विश्वास होना चाहिए। अब देखो ये चीज़ अभी कोई NGO चलेगी, ट्रस्ट होगा तभी होगा ना भाई, ये पैसों का सही यूज होगा, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आगे चीज़ें बढ़ेगी। और सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, कल्याण हो, लोगों का फायदा हो, सहअस्तित्व, सहसंपन्नता। ऐसा नहीं कि हम ही आगे बढ़े, सब लोग साथ में बढ़े। सामाजिक समरसता और सद्भाव, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो इसका मतलब ये होता है कि एक तो ये ऐसा नहीं, समरसता मतलब आर्थिक रूप में नहीं आती है, हर चीज़ में आती है। जैसे बहुत बार होता है कि हम हिंदू धर्म को आगे, अरे हिंदू राष्ट्र बनाना है, अरे ऐसा नहीं होता भाई। सोशल हार्मोनी तभी आएगी जब आप सब धर्म के कल्याण के बारे में सोचोगे, ये हमेशा याद रखना। और सबके प्रति सद्भावना रखना। ऐसा नहीं है भाई और वो टोपी वाला देखते रहे तो मुस्लिम है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना इतना बुरा गुस्सा आता है मेरे को, समझ में नहीं आता।
देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर आज भी ये चीज़ें गलत नज़र नहीं आती है ना कि बजरंग दल, आरएसएस, ये चीज़ें ये कौन सा जहर घोल रहे हैं, तो आप समझ लो आप नैतिक हो ही नहीं, आपकी आत्मा मर चुकी है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जैसे मतलब वो जिस समाज में ऐसा जहर घोला जा रहा है कि भाई ये टोपी वाले होते हैं, मुल्ले लोग होते हैं। याद करो कोरोना में, सोचो उस टाइम भाई ये फल बेच के कोरोना फैला रहे हैं, थूक लगा रहे हैं ज़बरदस्ती। सोचो ऐसी माइंड, मतलब कैसा विचार समाज में आगे बढ़ रहा है। देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, लोग गलत होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं पूरा समुदाय गलत होता है। ये बहुत गलत विचारधारा है। एक भाई व्यक्ति को व्यक्ति तक ही सीमित रखो ना भाई, व्यक्ति गलत है तो उसको सज़ा दो, ख़त्म बात। पर उसके लिए पूरे समुदाय को गलत साबित कर देना तो वो तो बहुत गलत बात है ना। जैसे ना एक और चीज़ याद रखना, जैसे अभी ये लव जिहादवाद का मामला चल रहा है, अभी एक ना मूवी भी आई है, बागपत मूवी, देखना उसमें। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि जब भाई ये लव जिहादवाद है, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ही होती है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों को फंसा के शादी कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जो हिंदू लोग भी मुस्लिम लड़कियों को उनको तो वाई वाई कर रहे हो, और आप इस चीज़ को गलत बता रहे हो। गलत तो दोनों ही चीज़ है ना। तो यही सोचने की ज़रूरत है भाई, आपकी नैतिकता खत्म हो जाती है ना, तब आप एक ही पक्ष के बारे में सोचने लग जाते हो, बस अपना हित देखते हो। तो समाज में याद रखना, यहाँ पे जैसे मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे कोई एनजीओ है, वो ऐसा नहीं कि हाँ इस धर्म के प्रति काम कर रही है तो गलत है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे विशेष धर्म के प्रति अगर कोई, जैसे मान के चलो कोई खाना खिला रहा है और कोई मुस्लिम देखा, अरे इसको नहीं खाना देना, इसको निकालो, तो ये गलत है ना। राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व क्या है? इनको हम संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। याद रखना क्या, समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। मैं फिर बार बता रहा हूँ, प्रस्तावना रटी होनी चाहिए आपको। ये आदर्श हमारी राज्य व्यवस्था के सम्यक संचालन हेतु मार्ग निर्देशन का कार्य करती है। बस स्वाभाविक सी बात है, अगर सोचो संविधान के अनुसार देश चले तो कभी कुछ गलत हो, कभी कुछ गलत नहीं होगा भाई। संविधान एक पवित्र ग्रंथ है, जैसे होता है ना भाई, कुरान के अनुसार अगर सब चले तो क्या गलत है? गीता के अनुसार चले, रामायण के अनुसार चले तो राम के देखो ये चीज़ याद रखना, जैसे राम का जैसा बेटा कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा ना। रावण से ही कोई चाहता है, पर फिर भी देखो समाज में रावण खूब बढ़ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? पंथ निरपेक्षता, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने संविधान की प्रस्तावना में भी है। समाजवाद, ये भी उसके अनुसार होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। समता, सब में समानता, समता होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए सब, बंधुत्व, भाईचारा। अब देखो सोचो, ये हिंदू राष्ट्र, ये सब देखो कितनी चीज़ों के खिलाफ जा रहा है, कहाँ संविधान के अनुसार काम हो रहा है, और कैसे सही हो सकता है फिर ये चीज़? वहीं देखो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आधार पर आप सब की बात है, समाज को बांट के रखे हो। वो जैसे मुस्लिम महिलाओं को कहाँ न्याय मिल रहा है, वहाँ चाचा शादियाँ कर रहा है पुरुष, तो गलत है ना, वो भी गलत है भाई। गलत चीज़ गलत ही होती है। वो धर्म के आधार पर मत देखो कि हाँ मेरा धर्म के बारे में कैसे बोल रहा है। व्यक्ति की गरिमा, वही ये सभी बात है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अभी तो केस सुना होगा कि अभी महाराष्ट्र में हुआ था, एमपी में हुआ था, उसको मूत्र पिलाया जा रहा है। अरे यार सोचो, ह्यूमन डिग्निटी खत्म कर दी तुमने यार। मानव को मानव रहने दो। एमपी में हुआ था सर वो? हाँ एमपी में। वो तो सोचो ना कि मतलब मानव को मानव नहीं रहने दिया जा रहा है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं ये। साम्यपूर्ण, न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए। अब यही होता है कि नहीं होता है, परंतु इक्विटेबल जस्टिसेबल सोसाइटी होना चाहिए ना। इसका इंग्लिश ये है, इक्विटेबल जस्टिस। कैसे? हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, गलत है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। आप हमेशा देखना, मुस्लिम जो लॉ है ना, मुस्लिम लॉ, ये महिलाओं को शोषण करता है। आप देख लेना उठा के, उसमें जो सारा शोषण महिलाओं का है, वो मुस्लिम महिलाओं का शोषण है। चाहे कितने मुल्ला कितना भी कुछ भी बोले, हकीकत बात यही है। और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई सा भी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, धर्म हमेशा महिलाओं का शोषण ही करता है। अगर वो शोषण कर रहा है तो गलत है, ख़त्म बात। संविधान देख लो, संविधान महिलाओं के साथ असमानता नहीं करता है। संविधान हमेशा याद रखना समानता को बढ़ावा देता है, इसलिए संविधान अच्छा है, और धर्मशास्त्र इसलिए गलत है। ये हमेशा याद रख लेना ये बात। तो इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि भाई जैसे अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप IAS IPS बनोगे ना, तो मुस्लिम लोगों को आप अलग निगाहों से देख रहे हो, हिंदू हो तो आप अलग। अरे ये ऐसा नहीं है। देखो मैं अब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा एक पक्षी हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, जब आप कोई मुस्लिम IAS अधिकारी बना तो वो भी ऐसे देखेगा,
वो हिंदुओं को अलग तरीके से देखेगा, मुस्लिमों को अलग तरीके से देखेगा, पर ये गलत है ना। जैसे एक चीज़ याद रखना, न्याय की जो कटघरे में जो कोई व्यक्ति आता है तो भाई वो न्याय के जो मतलब जज होता है उसके लिए सब समान है। उसके जो न्याय की देवी थी पहले उसको पट्टी क्यों बांधा गया था, वो उसके मतलब भाई उसके लिए कुछ ही नहीं है ना, हिंदू धर्म है वो है, कुछ ही नहीं है। पर आजकल क्या हो रहा है, देखो न्याय का खिलवाड़ हो रहा है हिंदुओं के पक्ष में निर्णय दे दिया गया, गलत है भाई। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ हमेशा याद रखो। बहुत बार क्या होता है ना, शासक जो होते हैं उसका आदेश से मान के चलो भाई, मुस्लिम जो औरंगजेब जिनके शासन काल था तो उसमें बहुत सारा गलत हुआ, ये बात सही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम भी अभी यही करें, तो गलत ही होगा ना। जनमत की सर्वोपरिता देखो, जनमत की सर्वोपरिता होनी चाहिए, ऐसा नहीं मतलब बहुमत का निर्णय को माना जाना चाहिए, पर याद रखना हर जगह बहुमत का निर्णय नहीं होता है। जैसे अभी याद रखना, जैसे कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में जैसे नहीं रुको, कर्नाटक में भी है, मतलब वहाँ पे भी है। दूसरी बात मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुमत का निर्णय सही रहता है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा सही रहता है। जैसे मॉब लिंचिंग, हाँ ये भी तो देखो ना, मॉब लिंचिंग, अब यहाँ पे लोगों को मार दिया जाता है। तो मतलब मेरा कहना है मतलब है कि ऐसा नहीं कि वहाँ वो जो जनमत जो ले ले वो निर्णय, अब जो इतने सारे लोग, मॉब लिंचिंग में क्या होता है, भीड़ द्वारा हिंसा होती है ना। अब इसका मतलब ये नहीं भीड़ ने हिंसा करी तो सही होगा कि जो जनमत था वो, अरे वो गलत तो गलत है। पर हाँ मतलब पर मेजोरिटी अब जहाँ पे यहाँ जो कुछ लोग एक मूल्य पे आके समाज का संचालन करने के बारे में सहमति दर्शाते हैं तो वो ठीक है, वो कोई चलो बात नहीं है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा सही होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आर्थिक जीवन में कौन से नीतिशास्त्र के 7 तत्व है, इनको हम असत्य बौद्ध दर्शन के सम्यक आजीविक याद रखना, यह असत्य जैन धर्म का और गांधी जी के ट्रस्टीशिप की अवधारणा में देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ दिया है, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर आप देखो मैं बता रहा था ना, आप जो भी इनकम अर्जित कर रहे हो वो नैतिक होना चाहिए, नैतिक माध्यम से किया जाए। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जैसे किसी को मर्डर करके आप भी आय कमा सकते हो, पर तो गलत है ना वो चीज़। इसकल मैंने एक मूवी देखी थी, तो उसमें ना यही काम था उसका, मतलब कि वो रोड पे है ना एक्सीडेंट करके लोगों को मतलब लूट कर गहने वहने लूटना, ये तरीके। अब आय तो अर्जित कर रहा है पर नैतिक माध्यम नहीं है ना वो। दूध बेचने वाला कुछ भी ले सकते हो, मिठाई वाला, मतलब जैसे ढाबे वाला वो शाम की सब्जी को सुबह यूज कर रहा है, ये चीज़ें गलत है भाई। उत्पादन प्रक्रिया में भागीदार के अनुरूप लाभ में हिस्सेदारी अर्थात आर्थिक समावेशन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि आपकी एम्प्लॉई है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और आप एम्प्लॉय का प्रॉफिट नहीं बढ़ा रहे हो, तो ये गलत है। आर्थिक समावेशन होना चाहिए, आप भी भाई पैसे वाले बढ़ रहे हो, जो आपके एम्प्लॉय है उनका भी इनकम बढ़ाओ यार। जैसे इसलिए अभी देखो 8वां वेतन आयोग आ रहा है, ये सही है भाई, पर यार प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है ये चीज़ें, सरकारी सेक्टर में होता है। अब देखो ना, बेसिक इनकम शायद कितना 44,000 के समथिंग आ जाएगी, है ना। और सोचो प्राइवेट सेक्टर में बेसिक इनकम कितना, तुम्हें पता है 15,000। अब सोचो कितना दिन रात का अंतर, ये तो अरे बहुत जगह तो 8,000 4,000 रुपये भी है। अब ये तो बहुत गलत है ना, आप सोचो कितना गलत होता है। और ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर देखो बहुत पैसे वाले होते हैं, पर ये गलत है ना, ये चीज़ याद रखना। वित्तीय अंतरणों में पारदर्शिता होनी चाहिए। सबाई सी बात है, जो भी आप जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि आपके पंचायत में कुछ काम हो रहा है, कितने पैसे आए, कितने पैसे कहाँ खर्च हुए, ये सबको पता होना चाहिए, ये याद रखना। इसीलिए तो बजट होता है, इसी के लिए बजट लाया जाता है। करों के भुगतान में तत्परता ईमानदारी होनी चाहिए। हाँ, जैसे अपन टैक्स जो है, जैसे अगर आप टैक्स देते हो तो उसमें आप ऐसे नहीं कि टैक्स में डिले कर रहे हो, टैक्स ईमानदारी से दो। पर याद रखना है ना, कंपनियां हो गई, सीए वी है, तो ये क्या काम करते हैं, यही तो काम करते हैं। सीए हमेशा कंपनियों को टैक्स बचाने का काम करते हैं, कैसे सरकार को धोखा दिया जाए क्या ही करोगे। उत्पादन प्रक्रिया में, अरे ये क्या, इससे बड़ा एक चीज़ मैं बताता हूँ टैक्स का। मेरे फूफा जी है, तो मैं अभी उनके साथ ऐसे दीपावली बाद में उन्हीं के साथ आया था, तो टैक्स डिपार्टमेंट में है, अच्छी खासी पोस्ट पे हैं। तो वे बता रहे थे जैसे मतलब जो IRS अधिकारी कैसे फ़ायदा उठाते हैं। वो बोला था कि जो उनकी मैडम है ना IRS अधिकारी, सोचो 1 साल की कमाई है 50 करोड़ रुपए, 1 साल की कमाई, अब सोच लो तुम। तो ये बता रहे थे कि देखो बात ये नहीं कि उनकी कमाई है क्या भी है जो भी है, पर ये सरकार का नुकसान हो रहा है, ये सरकार को जाती है इनकम। अब कैसे मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ भाई, कोई लोग है समाज देश के लिए नहीं बनना चाह रहा है। अब जैसे आप एक कंपनी है, ध्यान समझना,
उसने फर्जी ट्रांजेक्शन किया 1000 करोड़ का। उन्होंने रियल घटना बताई थी, खुद थे उसमें, रेड में गए थे तब। तो उनसे पूछताछ हुई कि भाई आपने 1000 करोड़ का लेन देन किस आधार पे किया। तो उसने बोला कि मेरी बहन ने गिफ्ट दिया है। तो उसके बहन के पास पहुंचे, भाई आपके पास 1000 करोड़ कहाँ से आए? ये होता है, याद करो, अपने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा था, याद आया? मल्टी लेयरिंग, ऐसे जो ब्लैक मनी को ऐसे तो घुमाया जाता है। तो उससे पूछा, उसने बोला कि मेरी इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया। तो उस कंपनी के पास गए तो पता लगा वो सेल कंपनी थी, कुछ ही नहीं था उसका। तो ऐसे तो चलता है सेल कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान समझना, अब ये 1000 करोड़ पे सबाई सी बात है, गवर्नमेंट का 30% टैक्स लगता, ठीक है? तो लगभग 300 करोड़ के समथिंग आते हैं ना सरकार के पास। अब देखो डील कैसे होती है, ध्यान से समझना। पहली बात, ये जो IRS अधिकारी होते हैं, तो ये डील होती है कि भाई सबाई सी बात है, आप 300 करोड़ दोगे उधर, तो आप 100 करोड़ मुझे दो। मैं क्या करूँगा, इस 1000 करोड़ को दर्शा दूंगा, ओनली 100 करोड़ ही थे, और आप इस 100 करोड़ का 30 करोड़ सरकार को टैक्स दे देना। देखो सबको फायदा, इधर IAS अधिकारी 100 करोड़ कमा लिया, इस कंपनी को 300 करोड़ देने थे, जिसमें 100 यहाँ चले गए, सरकार के पास 30 करोड़ चले गए, फिर भी देखो इनके पास कम से कम 170 करोड़ बच गए, और ये जो ब्लैक मनी थी वो भी वाइट हो गई। ये चलता है। तो फिर मैंने पोपा से पूछा कि भाई आपके पास भी अमित आता होंगे? बोला हाँ आते तो हैं, छींटे आते हैं। अब मतलब कहने का मतलब समझो कितना खतरनाक लेवल पे। अब देखो सोचो, सरकार को तो नुकसान हुआ ना। अब जब सरकार को नुकसान हुआ तो सबाई सी बात है, ये जनता का नुकसान हुआ ना। अरे आप ये क्यों समझते हो, सरकार को नहीं, जनता का नुकसान है भाई, ये जनता का पैसा है। अरे जनता के पास पहुंचना चाहिए, सामाजिक कल्याण कार्य में पहुंचना चाहिए। इसी तो कारण से जो असमानता बढ़ रही है ना समाज में, क्योंकि ये पैसे वाला तो पैसे कमाते जा रहा है, बेचारे इनको जो सरकार की तरफ सहयोग मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहा है, जब ये बीच में टैक्स खा जाएंगे। अरे बहुत जरूरी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे देश नहीं चलता भाई। उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय लागत का ध्यान रखना है, उसको न्यून करना। हाँ अब आ जाओ, कौन है अर्जुन, वो क्या नाम था उसका, देवगौड़ा, क्या नाम था उसका, जो भी है। अब देखो ध्यान रखना यहाँ पे, जो उससे पहले जो अधिकारी था उसने इन चीज़ों का ध्यान रखा था। अरे इस आधार पे 51 करोड़ का उस पर फाइन लगाया था उस कंपनी पे। और अर्जुन देवगौड़ा, क्या नाम था जो भी था उसका, देवगौड़ा था उसका नाम, आगे क्या है। अब उसने क्या किया, इस चीज़ को हटा दिया और बोल देंगे 4000 रुपये की तो मिट्टी उठाई थी। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये होता है फ़र्क। एक ईमानदार IAS अधिकारी ये है, ये बेईमान अधिकारी है। ये कंपनी के हित में काम कर रहा है, ये पर्यावरण के हित में काम कर रहा है, सरकार के हित में कार्य कर रहा है। ये फ़र्क होता है, ये चीज़ याद रखना है। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे वो कितना भी बोल दे मैंने पैसे नहीं लिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, व्यक्ति के ना इच्छा से ही दिख जाता है वो ईमानदार है या बेईमान है। ये चीज़ याद रख जाना। विज्ञापन में नैतिक मानदंडों का पालन करना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि गंजे बाल 10 दिन में आ जाएंगे। वैसा होता नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या याद करो कि ये कौन सा था, एक कोचिंग थी, सरदार उसका एडवर्टाइजमेंट करता था, प्रीलिम्स पास करने की गारंटी, ऐसे करके था, अरे नाम भूल रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुलक्का IAS। हाँ मुलक्का IAS। वो भाग गई कोचिंग यहाँ से मार्केट में, खूब बच्चों को पैसे लौटा के। अब तो दिखेगी भी नहीं। वो सोचो लॉकडाउन में इतना खतरनाक, वो पंजाब से थी और बहुत बहुत पैसे कमाए उन्होंने भाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के। और दूसरी बात, जैसे दृष्टि ने भी किया ना, अभी दृष्टि पे तो फाइन लगा है कि यहाँ झूठ मार दिखा दिया, हमारे कोचिंग से 200 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये गलत है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ। 5 लाख का फाइन लगा शायद में ना, क्या हो गया, 5 लाख का कहीं फाइन लगा उस पर शायद। मतलब जो भी है, पर मैं बता रहा हूँ गलत है ना, ये बच्चों को तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, इथिक्स पढ़ाने से नैतिक नहीं हो जाता है। इथिक्स पढ़ाने से कोई नैतिक नहीं हो जाता है, विकास देवी कीर्ति या कोई भी है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने का समुचित उपाय करना चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, ठीक है। और एक सी बॉक्स स्कीम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सी बॉक्स स्कीम होनी चाहिए। वहाँ पे कमेटी, पॉक्सो एक्ट की जो चीज़ें, सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत बार देखोगे कि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होता है, और यही तो कारण है जो महिलाओं को वर्क पार्टिसिपेंट रेट को घटा देता है। देखो ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ ना, आपको लोग, अभी शायद आप लोग जॉब नहीं करते हो, पर याद रखना, महिलाएं खास तौर से, जब भी आप जॉब करने जाओगे, देखो 2 ही चीज़ें होगी।
अगर आप ईमानदारी से कार्य करना चाहते हो तो आपको है ना ऐसे हालात बन जाएंगे कि आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ोगे। ये हकीकत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वुमेन सेफ्टी को खास तौर से वर्क पैलेस पे बहुत ज़रूरी है। वर्क पैलेस के आजकल तो महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है भाई, तो दोनों जगह बहुत ज़रूरी है। पर याद रखना, ये हकीकत बता रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर हर जगह। आपको प्रमोशन चाहिए तो आप अपने बॉस की चाटुकारिता कीजिए, ये सब सारी चीज़ें क्या है। कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना वही है कि पीएफ सुविधा देना, ठीक है, उनके लिए पेंशन वेंशन देना, ये सब सारी चीज़ें ये ज़रूरी है। वंचितों और शारीरिक रूप से असम लोगों के प्रति संवेदनशील होना, उनके लिए स्वाभाविक बात है, जैसे रैंप में तैयार करना, ठीक है, उनको वर्क फैसिलिटी उनके थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबके लिए समान करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। निवेशक के प्रति जवाबदेह ईमानदार रहना चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग न करना। याद करो कौन सा था वो घोटाला, अरे जो शेयर मार्केट में तो घोटाला किया था उसने, अरे मुंबई का था जो उस पर वेब सीरीज बनी है, सत्यम कंप्यूटर घोटाला हो गया एक तो, है ना, और उसके अलावा भी है। अरे तुम लोग देखते नहीं हो क्या? हर्षल मेहता। हाँ, हर्षद मेहता घोटाला। ये एग्जाम्पल आप देखो, फिर बोलोगे एग्जाम्पल नहीं बता रहा, उठा के फेंक दूंगा, साथ साथ ये लिखते जाना। लेखांकन के समय अनुचित किराए न करना, अकाउंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, वेब सीरीज देखा करो। मतलब मैंने पर्सनली जो बिलीव किया ना, चीज़ों को थोड़ा ना क्लियरिटी आती है। जैसे अभी एक हाफ सीए करके एक आई थी, और एक अभी जमुना पार करके एक वेब सीरीज आई है, वो देखना, मतलब चीज़ें पता लगता है कि सीए का कितना बड़ा रोल होता है चीज़ों को इधर से उधर करने में। करोड़ों रुपये के इधर से उधर हेर फेर कर सकता है, सोचो सीए। खाद्य पदार्थ उत्पादन प्रसंस्करण के समय यह ध्यान रखा जाए कि जिन जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशक जैसे इंडोसल्फाइन, याद करो ये केरल में, अगर आपने वो देखा होगा, प्रधानमंत्री सत्यमेव जयते एपिसोड, अभी मैंने बोला था, किसी ने देखा होगा तो पता होगा। परिरक्षक रसायनों आदि का प्रयोग ना किया जाए, जैसे केले वेले याद रखना जल्दी पकाने के लिए ये किया जाता है, गलत है। तो वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए देखो ना आजकल लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है भाई, यही कारण है। इतनी सारी बीमारियाँ क्यों फैल रही है, यही कारण है सब। तो ये बहुत ज़रूरी सोचा, आप आर्थिक कार्य में ये चीज़ें नहीं रखोगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, तो चीज़ें नुकसान होगा। प्रशासनिक जीवन में क्या होना चाहिए, नीति शास्त्र का सार तत्व, सबसे पहले जनहित को सर्वोपरिता होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखना, जब केस स्टडी सोल्व करोगे आप, तो आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना। याद करो जो मैंने उस दिन केस स्टडी कराई थी, उसकी माँ खत्म हो गई थी। अरे भाई आपका मेन कार्य क्या है भाई, आप किस पोस्ट पे हो, आपको वहाँ पे रह के काम करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, जो भी आप कार्य करोगे उसमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि ये पैसे आए हैं, या मान लीजिए ठेका दे रहे हो तो आप इस आधार पे दे रहे हो, ये सारे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। व्यवहार में एकरूपता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं सुबह कुछ अलग था, शाम को कुछ अलग हो गया, इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ अलग था, उस व्यक्ति के लिए अलग हो गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आईएएस अधिकारी क्या होता है ना, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, जैसे कांग्रेस है मान के चलो, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की नीतियों को अच्छे से पालन नहीं करेंगे, पर हाँ बीजेपी सरकार आ गया तो हाँ उसकी नीतियों को अच्छे से पालन करें, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये गलत है। यह दूसरी बात, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बिजनेसमैन आपके ऑफिस में आया तो आप उसके लिए सत्कार के लिए कुछ कुछ कर रहे हो, मिठाई ला रहे हो, कुर्सी पे बैठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, पर बेचारा कोई गरीब व्यक्ति आ रहा है और उसको, अरे बाहर निकल तो यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास, तो ये नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान। लक्षित समूह तथा कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आईएएस अधिकारी के लिए, क्योंकि आप आईएएस अधिकारी बने हो ऐसे लोगों का कल्याण करने के लिए बने हो आप, ऐसे नहीं वो जो बिजनेसमैन आ रहे हैं उनके लिए बने हो आप, इनके लिए आपको संवेदनशील होना चाहिए। और देखो फिर बार बता रहा हूँ, अगर अच्छे आईएएस अधिकारी हो ना तो इस समाज में बहुत कुछ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज जो समाज देख रहे हो उसमें बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, पर अच्छे आईएएस अधिकारी है ही नहीं। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस समाज में जो विकलांग लोग हो जाते हैं वो कलंक माने जाते हैं, ये गलत है, ये कमी है ब्यूरोक्रेट की। सरकार की योजनाओं को लाभ दिया जाए, उनके लिए एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, उनके लिए जो उनको मतलब कैपेबल बनाए। अगर ऐसी चीज़ों को जब करोगे तो भाई वही समाज जो उनकी पूजा करने लग जाएगा भाई। अब वही सोचो कि लक्षित समूह जो SC ST है, ठीक है, वुमेन है, ठीक है, माइनॉरिटीज़ है, अगर इनके लिए अगर मान के चलो सरकार की योजना है, उनका फ़ायदा मिले तो भाई कि ये लोग कितने आगे बढ़ जाएंगे, पर वही है, नहीं होता है।
सेवा भाव होना चाहिए। याद रखना, मालिक नहीं हो आप, यू आर द सर्वेंट, ये चीज याद रखना। अब सर्वेंट की क्या जिम्मेदारी होती है, मालिक का अपना पूरा ध्यान रखना। मालिक कौन है, जनता। पर उल्टा होता है यहाँ पे, आईएएस अधिकारी बन जाता है मालिक, और जनता सेवक बन जाती है। मैं फिर बार बताऊँ, बहुत मतलब उल्टा सिस्टम चल रहा है। उल्टा आईएएस अधिकारी हो ना, जनता जहाँ बुलाए वहाँ पहुँचे, वहाँ काम करे। उल्टा होता क्या है, अरे आज आईएएस अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, तो लोग उसके सेवा के लिए कुछ कुछ पैसे लेके जा रहे हैं, ये है वो हमारा ये काम कर देगा, ये कर देगा। तो यही गलत हो रहा है, ये याद रखना। नोडल समिति के साथ मूल तत्व है निस्वार्थ निष्ठा, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्व। तो आगे पढ़ेंगे भी अपन डिटेल में अच्छे से, सेकंड चैप्टर इसी के लिए है पूरा। पर्यावरण के संबंध में नीति शास्त्र के साथ तत्व क्या है, गांधी जी ने कहा था प्रत्युत सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु किसी के लालच के लिए नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको कोट करना है ये चीज़। मुख्य साथ तत्व और क्या होना चाहिए, पर्यावरण संतुलन और संरक्षण को बनाए रखने का दायित्व है, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हो, ये गलत है। अब ये ना एलिफेंट रिपोर्ट आई है, उसमें कमी आ गई है। कारण यही है कि उनका जो क्षेत्र है उसको खत्म कर दिया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, कैसे बचेंगे वो लोग। पर्यावरणीय संसाधनों के नैतिक उपयोग का दायित्व, एक चीज़ हमेशा याद रखना। हाँ भाई देखो, दो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि अपन पर्यावरण के साथ बिल्कुल ही खिलवाड़ ना करें तो पैसे बच बात आर्थिक विकास होगा भी नहीं, ये बात सही है। पर ये नहीं है कि आप पर्यावरण के संसाधनों का ध्यान में न रखकर आप आर्थिक संसाधनों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, वो गलत है, ये चीज़ याद रखना। जैसे एक रोड बन रही है, देखो मेरा जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट मानता हूँ और ये होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आजकल है ना बहुत जगह मतलब बोला गया भी है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलो ये रोड मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। अब इस रोड के कारण मान के चलो बहुत पेड़ कटे, स्वाभाविक बात, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अब तो ये नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए, जो सड़क निर्माण कर रहा है राज्य है या जो कंपनी है, जो जितने पेड़ कटे हैं उनकी तुलना के मतलब 20 गुना या 100 गुना, मतलब 10 पेड़ कटे हैं तो मानो कि 100 पेड़ लगाए जाए। क्योंकि तो बताओ क्यों, ये भी समझो कि जो 10 पेड़ है बड़े पेड़ थे, अब ये 100 पेड़ में से कितने जीवित रहेंगे कोई पता नहीं है ना, इसीलिए मल्टीपल गुना चुना जाता है। अब ये होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है ना भाई। यही तो याद रखना भाई, विकास करो कोई दिक्कत नहीं है, पर पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। सतत पर्यावरणीय संगत विकास को दायित्व है, ऐसा नहीं सस्टेनेबल जो है अपने को इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे अगर भाई जैसे मान के चलो ये परियोजना चल रही है, ध्यान से समझना है क्या सेंसिटिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान के चलो ये रोड ऐसे बननी थी, तो यहाँ पे मान के चलो 100 पेड़ आ रहे थे, पर आप थोड़ा सा रोड ऐसे घुमा के ले जाओगे तो वहाँ पे 5 ही पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये आपको सोचना है जब ब्यूरोक्रेट आप बनोगे तब, ये हमेशा याद रखना। अगर आप सेंसिटिव नहीं होगे तो आप तो यहीं से लेके जाओगे रोड को। पारस्परिकता व अंतर्निर्भरता का भाव होना चाहिए। अरे समझना चाहिए कि भाई देखो, याद रखना चाहिए, इन्वायरमेंट का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्या होगा, डिजास्टर आएंगे, बड़ी बड़ी आपदाएं आएगी, तो नुकसान तो आपका ही होगा। तो ये चीज़ याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नीति शास्त्र का सार तत्व क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही टॉपिक के लिए अपने बहुत काम आएगा ये चीज़ें। तो सबसे पहले पंचशील सिद्धांत जो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। अब ये याद रखना, जब इसका फॉलो किया जाता तो याद रखना, ना तो भारत और चीन में युद्ध होता, परंतु इसका फॉलो नहीं किया गया। अगर किया जाता तो याद रखना युद्ध नहीं होता, तो ये अच्छी चीज़ है, पर इसका फॉलो नहीं किया गया। और ये सब जगह है, अगर इस चीज़ का आज भी नियम का पालन किया जाए ना तो अंतर्राष्ट्रीय शांति रहेगी, ये चीज़ याद रखना। जैसे अभी यूक्रेन और रशिया वार चल रहा है, तो उसमें अगर इस सिद्धांतों का पालन किया जाए ना तो वह युद्ध होंगे नहीं, ये चीज़ याद रखना। जैसे सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। अब रशिया क्या कर रहा है वहाँ पे यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है, तो ये गलत है ना। चाइना क्या कर रहा है, हांगकांग इधर क्या कर रहा है, तिब्बत पे इन पे क्या कर रहा है, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म करके अपने में विलय कर रहा है, तो ये गलत है ना। जब गलत है तो सभी सी बात है, फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं आएगी। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। अब जैसे अमेरिका जब चाहता है मन जिस पे कर देता है, अभी ईरान पे कर दिया था, ये गलत है ना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, नैतिकता अगर पालन नहीं करोगे तो फिर युद्ध होते हैं, तभी युद्ध होते हो। तो ईरान ने मान के चलो नहीं किया, नहीं तो युद्ध हो ही जाता। हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, वो क्यों हो रहा है, पहले हमास ने अटैक किया, फिर अब इजराइल अटैक किया जा रहा है। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखो पाकिस्तान एक कठपुतली देश है, और जब भी आप इसका फॉर्मेशन देखोगे ना, स्टार्टिंग से ऐसा रहा है
क्योंकि इसके पास गरीब देश है, कटोरा लेके इधर उधर भागता रहता है, जहाँ से पैसे मिल जाए उसके अकॉर्डिंग काम करता रहता है। और फिर जो यहाँ की जो सरकारें होती है वो अपने अकॉर्डिंग काम करती रहती है। मतलब ये कठपुतली है, अमेरिका जैसे चाहे वैसे नचाएगा। आप पाकिस्तान को देख लेना, सभी राष्ट्र अभी जैसे ट्रम्प क्या चाह रहा है कि भारत भी उसके कठपुतली देश बन जाए, पर गलत है ना। क्यों बनेंगे भाई, हम संप्रभु राष्ट्र है भाई, हम क्यों सुनेंगे। और ये गलती है मोदी की भाई, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो कितना वो साफ बोल रहा है कि मोदी मान गया है कि हम पेट्रोल रशिया से नहीं खरीदेंगे। अब ये क्या है, ये आंतरिक हस्तक्षेप है ना अपनी राजनीति में। भाई हम स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, आप कौन हो बोलने वाले। उसने बोला कि हमने युद्ध रुकवा दिया, ये चीज़ें क्या है। अब मोदी जवाब नहीं दे रहा, अभी गलत है ना, जवाब देना चाहिए। और वही है IR। सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। देखो ये चीज़ याद रखना, सबको सबकी ज़रूरत है और ये एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, चाहे छोटा राष्ट्र हो बड़ा राष्ट्र हो कोई भी हो। सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर अपने आचरण का निर्धारण करेंगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जियो और जीने दो, ये बहुत अच्छा चलता है भाई। सब लोग आगे बढ़ो ना, क्यों एक दूसरे को मारपीट करना। चाइना क्या कर, चाइना की हड़प नीति है। चाइना चाहता कि मैं फिलीपींस को, वो जो इधर दक्षिण चीन सागर है, हाँ, उसको मैं कंट्रोल कर लूँ। ये गलत है ना भाई, वो भी जीने दो सबको। वसुधैव कुटुंबकम, सब पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसी अवधारणा चलेगी तब जाके आप ऐसी नैतिक नियमों पालन करोगे, तब जाके होता है। ये चीज़ याद रखना। नहीं वैसे नहीं होता है कि आप अगर इन चीज़ों को पालन नहीं करोगे, सब ऐसी बात भाई, युद्ध चलते रहेंगे। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, जब भी कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी देश पे अगर आधिपत्य स्थापित करना चाहता तो फिर वो हमेशा याद रखना कि कब तक कोई दबे रहेगा, वो एक दिन तो आवाज़ उठा ही देगा भाई। और ये जो आप देख रहे हो हमास ये क्यों बने हैं, फिलिस्तीन की आवाज़ को उठाने के लिए तो है ना, क्योंकि इजराइल उसको दबाया जा रहा था। तो युद्ध होंगे, फिर क्यों नहीं होंगे, सब एक सी बात है। मानवीय क्रियाकलाप में नीतिशास्त्र का सार तत्व हो ही गया है, इसके निर्धारण और परिणाम यहाँ तक कर लेते हैं, परिणाम कर लेते हैं तो एक आधा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आयाम, रुक जाते हैं फिर यहीं पे। चलो ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं, कल और कर लेंगे आगे। किसी को कुछ पूछना तो बताओ, ये कल आगे पढ़ेंगे अपन। मैं फिर बताओ, साथ में जो एग्जांपल बताते जा रहा हूँ लिखते जाना। अरे नोट्स का प्रिंट आउट करा लो अगर आप इन्हीं को बेस बनाना चाहते हो, तब फ़ायदा होगा। और हम पहले बता रहे हैं कंप्लीट नोट्स है ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नोट्स सिलेबस का पार्ट नहीं मिलेगा। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं नोट्स, टू द पॉइंट। बस इसमें एग्जाम्पल है जो ऐड करते जाओ, साथ साथ जो मैं बताते जा रहा हूँ। चलो ठीक, किसी कुछ पूछना तो बोलो। कौन कौन है यहाँ पे, भाग गए होंगे, बताइए भाई। किसी कुछ पूछना तो बोलो। डाउट, इफ़ योर एनी डाउट यू कैन आस्क। अरे बोलो, कुछ डाउट है। लेकिन आप भी समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, ऐसे नोट्स लाइन टू लाइन पढ़ाने चाहिए हैं। नहीं, मैंने पहले पढ़े हुए हैं ना, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। तो वही तो मैं बोल रहा था कि पढ़ लेना, तभी मैंने उस दिन क्लास नहीं लिया था। तो कल ये लगभग अपन वहाँ तक कर लेंगे। फिर लगभग मान के चलो 1-2 क्लास और लगेगी इस फर्स्ट टॉपिक में, मतलब अगले वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है, साथ के साथ आंसर लिखते जाओ, तब तो फ़ायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर ऐसे तो क्लास में सुन के बैठ के चले जाओगे, उसका ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो साथ के साथ आंसर लिखते जाना, इनको पढ़ पुढ़ा के, तब तो फ़ायदा है कि आप फिर देखो आप आंसर लिखने लायक स्थिति में पहुँचे या नहीं पहुँचे। तब मेरी क्लास का फ़ायदा है कि आप मेरे नोट्सों को पढ़ने के बाद में और मेरी क्लास सुनने के बाद में आप आंसर लिखने के लिए कैपेबल हो कि हाँ हम आंसर लिख सकते हैं, तब तो फ़ायदा है भाई। अपनी क्लास का इन नोट्स का फ़ायदा है। और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि आपने समझा है, मेरे नोट्स को बार बार पढ़ोगे और मैं जब बोलते जा रहा हूँ उन चीज़ों को यूज करोगे एप्लीकेशन, तो आप आराम से लिख लोगे। बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं, आपको मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़। जब आप नोट्सों को मेरे को अच्छे से पढ़ लो भाई, इसमें भाई नोट्सों में बहुत मेहनत किया गया। आपको पहली बात मिलेंगे नहीं, किसी बुक पढ़ ले देख लें। इतना जो मैंने कंटेंट दिया है ना आप लोगों को, किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। 10 चीज़ों से, मतलब ये मान के चलो समुंदर है ये। सब नदियों का पानी मिलेगा इसमें। दूसरी बात यही है कि इसका बार बार मंथन कीजिए, आप इसको बार बार पढ़ो, और बार बार जब आप इसको अच्छे से मेरे क्लास के साथ सुन लोगे तो आपको चीज़ें याद रह जाएगी। चलो किसी कुछ पूछना तो बोलो।
आई थिंक नो डाउट नो क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, तो फिर बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके। कुछ पूछना है? नहीं नहीं। चलो ठीक है, फिर कल मिलते, कल 7 बजे। क्या